आ जाओ। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का क्लास है, थोड़ा सा एनर्जी के साथ बोलो। खा पी के आया ना इंसान? खाए नहीं खाए? बौखलाया हुआ होगा। और जोर से बोलो गुड मॉर्निंग। आ जाओ। ठीक है, तो इसलिए तुम सोच के बोलना, अगर तुम हमको क्वेश्चन पूछा तुम उल्टा जवाब दी ना, उसका मेरे पास रिस्पॉन्स हो सकता है। आ जाओ। तो एक क्लास अपने लॉ का की, जस्ट बेसिक्स। लास्ट क्लास तो टेक्निकली कुछ भी नहीं पढ़ा। लास्ट में हम लोग पढ़ना चालू किए थे इंडियन लीगल सिस्टम, वो आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना। अगर तुम ये स्ट्रक्चर को समझ गया ना, हम लोग जितना लॉज इसमें पढ़ने वाले हैं, मेन कंपनी लॉ, फिर सीए के अंदर में फेमा, फिर सीएमए के अंदर में इतना सारा इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक लॉज आएगा, कमर्शियल लॉज आएगा। तो जितना भी हम लोग लॉ पढ़ेंगे ना, जितना भी एक्ट पढ़ेंगे, तुम देखिएगा हर एक एक्ट इस लीगल सिस्टम के थ्रू गुजरा है। एवरी एक्ट हैज टू पास थ्रू दिस, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। इसके अलावा, इसके अराउंड कोई लॉ पास ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक बेस है ये जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ही नहीं पूछा जाएगा, बट एक चीज होता है ना जो तुमको आइडिया होना चाहिए। मतलब ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 आया तो है भाई, कैसे आया, कौन लाया, क्यों आया, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए इस चीज का। और ये अगर तुमको ये बेस क्रिएट हो गया तो तुम हर एक्ट में फिट करना चालू हो जाएगा। कंपनीज एक्ट इज नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट एक्ट जो तुम पढ़ रहे हो। आगे जीवन में बहुत सारा एक्ट आएगा। तुम कल को बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, जो भी करेगा, तो तुम्हारे बिजनेस पर्सपेक्टिव से और क्या क्या एक्ट्स एप्लीकेबल है तुमको वो पढ़ के समझना पड़ेगा। लाइफ में क्या एक्ट्स अमेंड नहीं होंगे आगे कोई और नया एक्ट निकलेगा। जब कोई नया एक्ट निकलेगा तुमको पढ़ के समझ में कैसे आएगा अगर तुमको उसका बेस ही नहीं पता, ये आया कैसे, क्यों आया और इसका नीड क्या था। बात समझ में आ रहा है? पक्का 100%? हाँ, अभी पढ़ेंगे हम लोग। आज के एंड में तुम पूरा समझ जाएगा। अभी तो हम लोग जस्ट ऐसा, अभी खाना बनना भी, सब्जी भी नहीं काटा है, अभी पूरा खाना आज बनेगा, डोंट वरी। आ जाओ। एक बार लास्ट क्लास, हर क्लास का हम बोला था ना, 1.5 घंटा हम लोग सिर्फ नया पढ़ेंगे, बाकी आधा घंटा हम लोग रिटन प्रैक्टिस और रिविजन में रहेगा। और वापस हम तुमको बता दें, रिविजन में लोग का टेंडेंसी होता है मुंडी हिलाएगा। हाँ, आप तो ठीक ही बोल रहे हैं, सही पढ़े थे, मेरे को आता है कंटेंट, ठीक है, मेरे को याद है, मेरा एग्जाम नहीं है। तुमको याद कराने के लिए बार बार बोला जा रहा है, तो तुमको बोलते हुए चलना पड़ेगा। क्लास आया है, क्लास कर रहा है, बैठ के बोलते हुए चलना, यही तुमको हेल्प करने वाला है। जितना बोलेगा तुमको देखेगा याद होते जा रहा है। और ये तुम आज नहीं रियलाइज करेगा, जब तुम्हारे टर्म का आरटीपी एमटीपी निकलेगा और आरटीपी में देख के जब किसी बगल वाले का फटेगा और तुमको लगेगा ये तो आ ही रहा है, तब तुम फ्लेक्स मारने का रीजन रहेगा जब तुम्हारे पास, तब तुमको रियलाइज होगा यार तो पूरा क्लास का मेहनत था, जो एंड में पता। और उस दिन अगर तुमको ये पता चला कि यार गड़बड़ कर दिए, क्लास में रिवाइज करना चाहिए था, तब फिर तुम कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसीलिए बोलते हुए चलना, यकीन मानो बोलते हुए चलो, क्योंकि आज हम ये तुमको प्रूव नहीं करा पाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, बट जब ये प्रूव होगा तो हम ये नहीं चाहते कि तुम बोले यार शिट गलत हो गया। ठीक है, पक्का, डन, 100%। लाइफ इज इजी। चलो आ जाओ, बोलो। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास एक टॉपिक कर रहे थे, रिक्वायरमेंट, नीड फॉर लॉ क्या है। हमेशा ऐसे सोचता है, हर चीज को ना डे टू डे लाइफ से रिलेट करो। हम यही जानते हैं, जब हम भी पढ़ता था और जब हम भी पढ़ाता है तो हम सिर्फ इतना बोलते हैं, हाईफाई एग्जाम्पल्स लेके कोई फायदा नहीं है। बड़े बड़े कंपनीज का, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल लेके कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम वो देख नहीं रहे, तुम वो देख नहीं, खाली सुन रहे हो। आई ऑलवेज प्रेफर एग्जाम्पल जो तुम डे टू डे लाइफ से रिलेट कर लो, डे टू डे। इसलिए मोटर व्हीकल्स का लिया, थोड़ी अपने सिलेबस का पार्ट है, बट तुम रिलेट करेगा। सोच के देखो ना, अगर तुम घर में किसी से गुस्सा हुआ, झगड़ा हुआ, एकदम तुम्हारे जीवन में चलता रहता है, झगड़ा हुआ एकदम गुस्से में, तुम गाड़ी लेके निकल लिए, गाड़ी चला रहे हो, अब एक्सीलेटर ब्रेक का फर्क तुम भूल गए, क्योंकि मन में तो झगड़ा ही चल रहा है। अभी अभी झगड़ा हो, क्या है, एक्सीलेटर ब्रेक का फर्क भूल गए, जहां ब्रेक मारना था एक्सीलेटर चाप दिया। अब क्या होगा, कोई तो बेचारा सल्टेगा, कोई तो बेचारा सल्टेगा। और उसमें अगर तुम समझ लो सामने कोई तुम्हारा दुश्मन, तब तो जानबूझ के एक्सीलेटर प्रेस हो जाएगा और वो पक्का सलटना है। अब तुम सलट गए और वहीं पे भाग गए, वहीं पे भाग गए, तुम बोले अपने राजा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तब क्या होगा फिर, यही चलने लगे ना, रियल लाइफ विल बिकम जीटीए, रियल लाइफ विल बिकम जीटीए, जीटीए नो मोर अ गेम। मस्त एकदम जिंदगी में यही चलता रहेगा कि तुमको भी पता है कोई नहीं है पीछे पड़ने वाला। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए आया लॉ, अ लीगल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जो लोग आराम से इस चीज का फायदा उठा सकते थे। देखो, गाड़ी एक इन्वेंशन था, गाड़ी एक इन्वेंशन था, लोगों के लिए कन्वीनियंस बना। अब वो कन्वीनियंस का अगर तुम गलत फायदा उठाने लग जाओ तो फिर किसी को तो आके रोकना पड़ेगा ना। वो कौन आके रोकेगा, लॉ। और लॉ का बात तुम क्यों मानोगे,
अगर उसमें डर होगा, अगर उसमें डर होगा। तो लॉ का सिंपल यही है, वो लीगली डर क्रिएट करता है कि तुमको क्या काम, अगर तुम गलत करो तो फिर क्या हो सकता है। बात समझ में आया? कहीं तुम अगर चुप के जाओ बिना मम्मी पापा को बोले तो डर रहता ना यार, कहीं से अगर पता चल गया तो कैसे जाएंगे वापस घर। समझ आ रहे? बस वही तो है, वही तो, वो डर ही तो लॉ क्रिएट कर रहा है। समझ में आया ना? दिस इज लॉ, इसीलिए लॉ का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट अपना आए थे, अब लॉ बनता कैसे, इंडियन लीगल सिस्टम क्या है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गिफ्ट मिला था। कौन लेके आया था? उस समय का लॉ मिनिस्टर डॉक्टर, कभी भी बी आर अम्बेडकर मत बोलना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तुम कोई प्राइम मिनिस्टर को बोलो नहीं बोलो, फाइनेंस मिनिस्टर को बोलो नहीं मिलो बोलो, बी आर अम्बेडकर के पहले डॉक्टर जरूर से लगाना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता लीगल गुंडागर्दी हो सकता था। तुमको आगे अपने प्रूफ करेंगे, आज की क्लास में तुमको पूरा समझ में आएगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे मास्टरमाइंड इंसान थे कि उनको तो पता था अपने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर है, जो उनको सेट करना है वही आगे का एक प्रथा होता है ना, ट्रेडिशन बन जाता। बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंट इंडिया, ब्रिटिश रूल, टू इंडिपेंडेंट इंडिया। अब जो वो सेट करते वही आगे जाके प्रथा बन जाता, ट्रेडिशन बन जाता, कस्टम बन जाता। तो वो बोले कि भाई अपने तो चलो 5 साल 10 साल 15 साल टिक जाएंगे, उससे ज्यादा तो कोई नहीं टिकेगा ना, प्रैक्टिकली अमर थोड़ी ना है कोई, उससे ज्यादा वो नहीं टिक सकते। तो फिर वो बोले कि ऐसा क्या करें कि अपने रहे या ना रहे, ये सिस्टम रहे। तब वो निकाले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कोई भी इंसान पे तो डिपेंड कर ही नहीं सकता था। इट हैड टू बी एन आर्टिफिशियल पर्सन, अगर वैसे बोला जाए कोलोकियली, एक आर्टिफिशियल बॉडी होना होगा। वो निकला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला वो? सबसे पहला बेसिक चीज, वो 3 पिलर्स में डिवाइड कर दिया पूरे इंडिया को, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव बोला आपका काम होगा लॉ बनाना। अब लॉ आजा, लेजिस्लेटिव बोला आपका काम होगा लॉ बनाना। अब लॉ बना के तो कुछ हो नहीं सकता ना, लॉ तो पार्लियामेंट में बनेगा, बहुत अप्रूवल्स के थ्रू गुजरेगा। बट एक छोटा छोटा चीज को अगर कुछ छोटा मोटा चेंजेस करना है तो क्या पार्लियामेंट के थ्रू जाओगे? बहुत झमेला हो जाएगा ना। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव, अब रास्ते में अगर कोई फाइन करके चला जाए, रेड लाइट क्रॉस कर जाए, तो अब पकड़ेगा कौन? मोदी जाएंगे क्या मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पकड़ने के लिए? तुमको ट्रैफिक पुलिस अपॉइंट किया है ना, वो पकड़ेगा। तो इंप्लीमेंट करने का काम क्या किसका होगा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन। इंप्लीमेंट करेगा वो पूरे काम को। तुम समझो एक बिग बॉस लॉ बना दिया, अब वो नीचे वाले लोगों को सौंप दिया कि तुम अब इंप्लीमेंट करो, फॉलो करो, ठीक है, इंप्लीमेंट करवाओ, लोगों से फॉलो करवाओ। उसके बाद अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम आ रहा है कि जो रूल हमने सेट किया, सपोज मम्मी कुछ बोली, तुमको अब डाउट हुआ कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा अपने से, मम्मी कुछ बोली तो एक दिमाग का एक साइड बोलेगा मानना पड़ेगा, दूसरा से बोलेगा नहीं गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तुम किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? पापा के पास जाएगा, और पता चलेगा और गलत हो गया। तुम तो उम्मीद में जाओगे ना कि कुछ सही होगा तुम्हारे साथ, तो पता चला कि और गलत हो गया। वो पापा क्या बने इस केस में? जुडिशियरी। जब एक तरफ कुछ गलत हो रहा है और दूसरी एक तरफ कुछ लॉ बना और दूसरी तरफ लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो किसके पास जा सकता है? जुडिशियरी के पास। इसीलिए देयर इज नो लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी। जुडिशियरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता उनको अपॉइंट करने में। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी, क्योंकि वो तुम्हारा जस्टिस का एक प्रोसेस हो जाता है। तो वहां पे अपना सबसे ऊपर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट या सेशंस कोर्ट्स। चलेगा? इतना इतना अपने पढ़े थे, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग जस्ट चालू किया था लेजिस्लेटिव, अपना लॉ मेकिंग प्रोसेस को। क्या था वो? सबसे पहले तो डे 1 से तो एक्ट नहीं बन जाएगा ना, एक कोरा कागज रहेगा, उस पर अपने पॉइंट्स जॉट डाउन करना चालू करेंगे। दिस इज नोन एज अ बिल। इसको बिल बोलते हैं। बिल पहले ड्राफ्ट किया जाएगा, ड्राफ्ट करने के बाद वो इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे लोगों को कि ऐसा ऐसा अपने बिल बना रहे हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है तो सामने से ओपिनियन लेना होगा। डिक्टेटरशिप थोड़ी ना है, चाइना बोल दिया यही मानना पड़ेगा, बस घर से बाहर निकले तो गोली। नॉर्थ कोरिया तो अलग तानाशाही हो गया, तो पूरा ही, उसको डिक्टेटरशिप भी नहीं बोलेंगे, मतलब दोनों सेम ही है, बट डिक्टेटरशिप बोल के हल्का लगता है, तानाशाही बोल के थोड़ा भारी लगता है। ठीक है, यहां तक डन हुआ। तो पब्लिक कमेंट जो आएगा, अब क्या हर एक कमेंट को एक्सेप्ट कर लें? तब तो कहानी खत्म। तो फिर एक कमिटी बैठाएं कि भाई कौन सा कमेंट को एक्सेप्ट किया जाए, कौन से को रिजेक्ट किया जाए, कौन सा कमेंट यूजलेस है उसको हटा देंगे।
तो फिर इसके ये पूरा अपना रिवाइज्ड बिल बना, फाइनल बिल का कॉपी बन के रेडी है, ऑल कमेंट्स एंड एवरीथिंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब ये प्लेस किया जाएगा फॉर अप्रूवल बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कहां कहां? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बात करें, सेंट्रल और स्टेट्स में बात करें, सेंट्रल में क्या होता है? पार्लियामेंट। स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल में पार्लियामेंट में कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। और ठीक है, पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस के थ्रू पास होना होगा, कोई एक से होने से हो जाएगा? दोनों से पास होना जरूरी है, दोनों से पास होना जरूरी है। वही सेम अगर स्टेट लेजिस्लेचर में गया तो विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों से पास होना जरूरी है। जब दोनों से पास हो जाएगा, एक असेंट लगेगा, एक सिग्नेचर लगेगा। किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर सेंट्रल और गवर्नर ऑफ इंडिया फॉर स्टेट। जहां ये सिग्नेचर आ गया, उसके बाद लोगों को बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा लॉ बना है, यू हैव टू फॉलो दिस। ये लॉ बनेगा, कैसे बनेगा? जिस दिन ये पब्लिश हो जाएगा, पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट चलेगा, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ इस दिन ये लॉ बन चुका। डन है यहां तक? पक्का? कहीं कोई दिक्कत, डाउट, कोई क्वेश्चन? अब तुमको पता है क्या, यहां बात करते हैं, अगर कोई बिल लोकसभा पहुंचा, कोई बिल अगर लोकसभा पहुंचा, कितना अप्रूवल लगेगा? मेजॉरिटी 50% से ज्यादा बोला जा सकता है, 50 या 50% से ज्यादा? 50% से ज्यादा। हम इस चीज पे एम्फेसिस डाल रहे, कंपनी लॉ में बहुत काम का चीज है ये, अपना लीगल सिस्टम ही आगे बहुत काम आने वाला है। 50% से ज्यादा, यानी अगर 100 लोग बैठे हैं लोकसभा में, सपोज 100 लोग बैठे हैं, तो कितने लोग का अप्रूवल चाहिए? कितने लोग का अप्रूवल चाहिए? 51। कितने लोग का अप्रूवल चाहिए? 51। 50 प्लस 1 चलेगा? पक्का? 100%। उसके बाद सेम चीज राज्यसभा में, सेम चीज राज्यसभा में 50%, मोर देन 50% का अप्रूवल ले लो, काम हो जाएगा। डन है क्या? पक्का? लोकसभा में 50% से ज्यादा, राज्यसभा में 50% से ज्यादा। अच्छा, इसमें एंड आएगा बीच में या और आएगा? एंड आएगा या और आएगा? मतलब समझ ना, तुम लॉ बनाना सीख रहे हो ऑलरेडी, और डाल दो तो क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा, कहीं एक से भी अप्रूवल आ गए, काम हो जाएगा। एंड आ गया तो क्या हो जाएगा? दोनों से अप्रूवल आना बहुत जरूरी है। तुमको पता है, यही तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का सिलेबस है। अगर ये आता तो क्या होता, वो आता तो क्या होता। ठीक है, तो यहां पे क्या आया? एंड। डन है। सेम प्रोसेस स्टेट्स में ऐसे चलता है, विधानसभा, विधान परिषद। कहीं कोई दिक्कत, डाउट, कोई क्वेश्चन यहां तक? पक्का? अब लाइफ इज इजी, बहुत बढ़िया। नाउ अब लोकसभा में आज के दिन कितना सीट है तुमको पता है क्या? लोकसभा में कितना सीट है तुमको पता है? अभी जनरल इलेक्शन है, वोटर कार्ड बन गया ना सबका? किसी कोई है जो 18 के नीचे? 18 की तो सब ऊपर ही होंगे ना। वोटर कार्ड नहीं बना? बनाओ, अभी तो आएगा जनरल इलेक्शन, बनाओ, वोट करने का है ना, वरना 4-5 साल बाद वोट करेगा सीधा। अभी तो बनाओ, अभी आ रहा है जनरल इलेक्शन, वहां योगदान हो सकता है एक सीट में। तो लोकसभा में कितना सीट है? देखो, हम चाह रहे तुम गूगल सर्च करना सीखो। देखो कितना सीट है लोकसभा में? 545। अब ये 545 कैसे आता है, हम तुमको इसका ब्रेकअप दे देता है। ये 545 कैसे रहता है? 543 प्लस 2। प्लस 2 क्या है? वो दो एंग्लो इंडियन लोग, हाँ कभी तो पढ़े थे, दो एंग्लो इंडियन लोग जो अपॉइंट हो जाते प्रेसिडेंट के थ्रू। लोग अपॉइंट नहीं करते उनको। 543 लोग हैं जिसको हम लोग अपॉइंट करते हैं। कैसे अपॉइंट करते हैं? थ्रू जनरल इलेक्शन। 5 साल में एक बार जनरल इलेक्शन। स्टेट नहीं बोला, जनरल इलेक्शन जब होता है, तुम जाके वोट करते हो ना, तुम तो एक चेहरे पे वोट कर देते हो, वो चेहरा होता है प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन क्या तुम डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट कर रहे हो? नहीं। किसको वोट कर रहे हो? जो तुम्हारे एरिया से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैंडिडेट नॉमिनेट हो रहा है, जो तुम्हारे, जैसे तुम समझो ना, स्कूल में एक स्कूल कैप्टन होता है, एक स्कूल कैप्टन होता है हेड पे। अब वो स्कूल कैप्टन कैसे बना?
छोड़ो, स्कूल कैप्टन तो डायरेक्ट अपॉइंट हो जाता है, हटाओ, तुम रिलेट नहीं कर पाएगा, हटाओ। सपोज करो, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मोदी जी हेड पे है। अब क्या हम लोग डायरेक्टली मोदी जी को वोट कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी तो तब पावर में आएंगे जब बीजेपी पावर में आएगा, करेक्ट। जब बीजेपी पावर में आना होगा तब मोदी जी कैन बिकम द हेड ऑफ बीजेपी, और बीजेपी उनको रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। बट हम लोग किसको अपॉइंट पावर में ला रहे? बीजेपी गवर्नमेंट को। अब बीजेपी गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट हुआ, बीजेपी कैसे आया? अब क्या होगा, तुम्हारे एरिया से जितने भी पार्टीज है, सपोज करो अपने दो पार्टीज का ही मेन बात करते, बाकी देखो ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है, हमको तुमको लीगल सिस्टम सिखाना है। पॉलिटिकली जो हो तुम्हारे मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने सब हम तुमको कांग्रेस गवर्नमेंट का भी अच्छा पॉलिसीज बता सकता है, बीजेपी का भी अच्छा पॉलिसी। मेरे को पॉलिसी में इंटरेस्ट होता है, गवर्नमेंट जाए तेल लेने, दोनों टैक्सी लेंगे हम लोग से, कोई किसी का सगा नहीं है, ठीक है, पक्का, अपने इंडिपेंडेंटली न्यूट्रल। आ जाओ, तो इधर एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट, दूसरी तरफ कांग्रेस। अब दो लोग तुम्हारे एरिया में, दोनों पार्टी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तुम्हारे एरिया में वोट मांगने के लिए। दोनों अपने अपने आइडियाज से तुमको पिच करेंगे कि रोड बना देंगे, कोई पानी फ्री कर देगा, कोई कुछ भी करेगा ऐसा ऐसा। फिर तुमको लगा ठीक है बीजेपी वाला भला आदमी लग रहा है, हर एक जन को अलग अलग चीज लगेगा, बीजेपी वाला भला आदमी लग रहा है, उसको वोट करेंगे। तो तुम्हारे एरिया के लोग अगर बीजेपी को ज्यादा वोट किए एज कंपेयर टू कांग्रेस, तो तुम्हारे एरिया से कौन पहुंचा? बीजेपी का एक आदमी पहुंचा, करेक्ट है ना। तो इस तरह से तुमने एक सीट को फिल किया विथ अ बीजेपी कैंडिडेट, वो पहुंच गया लोकसभा में, अपॉइंटेड बाय पीपल, लोकसभा में पहुंचा। इसी तरह से पूरे इंडिया में 543 सीट्स डिवाइडेड है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टेट कितना बड़ा और कौन सा स्टेट में कितने लोग रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन जनता, ठीक है। और एरिया वाइज डिवाइड हो गया, हर एक एरिया से लोग वोट करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग लोकसभा में पहुंचेंगे। अब लोकसभा में फिर काउंटिंग होगा कि भाई बीजेपी के कितने लोग पहुंचे, कांग्रेस के कितने लोग पहुंचे, जिसके ज्यादा लोग पहुंचे वो पार्टी जीता, वो पार्टी जीता, वो पार्टी जीता, वो पार्टी अपना एक प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करेगा। प्राइम मिनिस्टर इज नथिंग बट हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी, प्राइम मिनिस्टर इज नथिंग बट हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी। और क्या रूलिंग पार्टी खाली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है? नहीं, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट कर देता है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अपॉइंट किया जाता है। ये सब अपने देखेंगे, डोंट वरी। इतना सेंस बना तुमको? इसीलिए हम लोग बोलते हैं लोकसभा, क्यों? इट इज एवरी पर्सन इज अपॉइंटेड बाय पीपल। यही सेम चीज अगर तुम स्टेट इलेक्शन में फॉलो कर रहे हो, उसको बोल दिया जाएगा विधानसभा। तो दोनों ही हाउसेस हम लोग ही फिल कर रहे हैं, लोकसभा एंड विधानसभा। स्टेट सेंट्रल पे लोकसभा, स्टेट में विधानसभा, डन है? पक्का सेंस बना 100%। अब 543 प्लस 2 में दो लोग हम लोग अपॉइंट नहीं करते, हम लोग अपॉइंट करते हैं 543 लोगों को। और ये 543 लोग में कितने लोग मेजॉरिटी फॉर्म करेंगे बोलो तो जरा? मोर देन 50%, बताओ कितना होगा? 271 कि 272? 543 बाई 2 करना, 271.5। अभी क्या आधा कैसे वोट करेगा कोई? एक हाथ से वोट करे, आधा वोट होगा। 271.5 तो आधा हुआ, प्लस 1 चाहिए, यानी 271.5 का अगर 272 लोग वोट कर दे, 271 लोग अगेंस्ट में रहे, तो ये साइड भारी हो गया ना, ये साइड भारी हो गया, यानी जीत गया। तो ये आया 272 लोग का अप्रूवल चाहिए, चलेगा? 272 लोग का अप्रूवल चाहिए। और तुमको मालूम है 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट कितने सीट से आया था? मोटा मोटा 305 मेजॉरिटी के साथ आया। तो ये कर लेते हैं। और तुमको ये मालूम है 2019 में कितने सीट के साथ आया था? 350 के आसपास, मोटा मोटा बोल रहे, अब एग्जैक्ट नंबर क्या करेगा जान के। एनडीए पार्टी तो एनडीए में होती, बीजेपी नहीं, एनडीए। अभी हम ये नेक्स्ट ये बोलने वाला था, हाँ, वो दो दिन तो अपॉइंटेड होते हैं, मतलब वो वर्ल्ड काउंसिल के थ्रू दो एंग्लो इंडियंस अपॉइंट होते हैं, उनका वोट्स नहीं होता, वो बस बैठ के पॉलिसी, दो लोग क्या कर लेंगे आउट ऑफ 543, इसलिए उनका वोट हम लोग देखो ना उसमें काउंट ही नहीं किए, वो दो लोग को काउंट ही नहीं किया, ठीक है ना, पक्का। अब इसमें हाँ
जस्ट एक वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह सबका प्रोटेक्ट किया जाए। एंग्लो इंडियंस, बहुत सारे एंग्लो इंडियंस जो रह रहे हैं उनका, उनसे रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी का डिस्कशन होगा ना, वो फिर इनको वोटिंग पावर दिया जाता है। स्पेसिफिक केसेस में इनका वोटिंग राइट्स आ जाता है, हर केस में नहीं। मतलब नॉट एवरीथिंग जो इंडिया से रिलेट कर रहा है तुमको वोटिंग राइट मिलेगा, नहीं। 543 लोग डिसाइड कर लेंगे, हाँ अगर कोई एंग्लो इंडियन रिलेटेड पॉलिसीज का डिस्कशन है तो तुमको वोटिंग राइट दे देंगे। डन है यहां तक, पक्का। अब ऑब्वियस सा बात है ना, कोई एक पार्टी जरूरी नहीं मेजोरिटी फॉर्म कर पे 272, वेरी डिफिकल्ट। 272 का मेजोरिटी कोई एक सिंगल पार्टी फॉर्म कर सके, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर आता है अलायंसेस, फिर आता है अलायंसेस। जैसे अभी इंडिया में दो पॉपुलर अलायंस तुमको मालूम होगा, एक तो अपना एनडीए वो बीजेपी एंड अदर पार्टीज का अलायंस हो जाता है। दूसरा इंडिया INDIA, वो हो जाता है कांग्रेस एंड अदर पार्टीज का अलायंस। तो ये जो 305 और 350 है वो एनडीए का सीट्स हम बता रहे हैं। 214 में बीजेपी का मेजोरिटी नहीं था, एनडीए का मेजोरिटी पहुंचा। 219 में बीजेपी का सिंगल हैंडेडली भी मेजोरिटी पहुंच गया था। एनडीए जोड़ दो तो और ज्यादा हो गया, समझ आया। अब 2024 का काउंट क्या होगा वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। इलेक्शन का रिजल्ट हाँ अपने बैच के दौरान आ ही जाएगा, मेन के तो पहले आ ही जाएगा, बैच के दौरान आ ही जाएगा वो, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे तब। डन है ना, तब तुम इससे रिलेट कर पाएगा। क्लियर है, पक्का, डन, यहां तक हुआ। अब लोकसभा राज्यसभा, क्या जरूरी है क्या पहले लोकसभा लोअर हाउस से जाए फिर अपर हाउस से जाए? ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तुमको जो हाउस के थ्रू जाना है जाओ, दोनों अप्रूवल होना चाहिए, बस पॉइंट इतना है, दोनों अप्रूवल होना चाहिए। आर्टिकल नॉर्मली ये प्रोसेस होता है कि पहले लोकसभा जाता है फिर राज्यसभा जाता है फिर प्रेसिडेंट असेंट होता है। आर्टिकल 370 एक लौता आर्टिकल, एक लौता नहीं बोलेंगे, अभी नियर पास्ट का एक आर्टिकल ऐसा था जो लोकसभा से पहले राज्यसभा पहुंच गया। पहले वो राज्यसभा, क्योंकि तुम देखो ना 350 सीट है, लोकसभा तो गारंटीड है, लोकसभा तो गारंटीड है, लेकिन बीजेपी अब राज्यसभा में तुम्हारा नंबर ऑफ स्टेट्स कितने कंट्रोल में है उसके हिसाब से राज्यसभा बनता है। मतलब बीजेपी का अगर मैक्सिमम स्टेट्स है तो राज्यसभा में मेजोरिटी है, बट वैसा नहीं है, स्टेट में अलग अलग बहुत सारे पार्टीज आ जाते हैं ना, वैसा नहीं है। तो राज्यसभा में बीजेपी का मेजोरिटी नहीं था, तो पहले वो लोग गए राज्यसभा, फिर पास करवा लिया 370 को, क्योंकि उनको क्लियर था ना लोकसभा से तो पास हो ही जाएगा, मेजोरिटी अपना 350 अपने को जो 272 पास हो ही जाएगा, उसमें तो कोई झमेला ही नहीं है। मतलब टास्क क्या था, राज्यसभा में पास करवाना। अगर वो कन्विंस होके पास हो गया तो लोकसभा तो बस फॉर्मेलिटी है, समझ में आया, पक्का। तो इसीलिए वो 370 आर्टिकल 370 सबसे पहले राज्यसभा में गया, फिर लोकसभा में आया, फिर पास हुआ। करेक्ट, रिलेट हो रहा है? इसको तुमको और हम यहां पे दिखाते हैं, देखो एक बिल एक्ट बनता है ना, इतना अपने देखे। अभी देखो आज के दिन कुछ, अभी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ नहीं है। देखो अभी हम लोग आर्टिकल 370 का बात किया ना, ये 2019 में आया था। ये देखो, ये दिख रहा है 199 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ये था आर्टिकल 370 को हटाने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे इसको, और किस डिपार्टमेंट में आता है? होम अफेयर्स, क्योंकि ये टेरिटरी से रिलेटेड है, होम अफेयर्स। इसलिए तुम देखो अमित शाह इसका हार्ट एंड सोल बना था, अमित शाह इसके हार्ट एंड सोल बने थे। वो अगर आर्टिकल 370 इसलिए बोले, वो मूवी जरूर से देखना, तुम पूरे रिलेट कर पाएगा, ठीक है। वीकेंड में जाके देखना अगर पॉसिबल हो, टाइम मिले, वो जरूर से देखना। क्लियर है? हाँ 2 बार, ये तो अपने रिलेटेड मूवी है, देखना होगा ना, ठीक है। तो आर्टिकल 370 होम अफेयर्स में आया, इंट्रोड्यूस हुआ। देखो पहला कॉलम क्या बोल रहा है, अरे कहां गया रे, देखो पहला इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा राज्यसभा, पास्ट पास्ट, पहले इंट्रोड्यूस हो रहे फिर अप्रूवल ले रहे, है ना। देख जो पढ़े एकदम वही है, 199 था ना। ये देखो
इंट्रोड्यूस, ये देखो 199 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, राइट साइड में होम अफेयर्स इंट्रोड्यूस्ड 5 अगस्त 2019। लोकसभा पहला कॉलम है, राज्यसभा दूसरा कॉलम है। तुम देखो 5 अगस्त को पहले राज्यसभा में पास हुआ, फिर 6 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ। बात समझ में आया? हाँ, इंट्रोड्यूस तो साथ में हो जाता है ना, एक जगह इंट्रोड्यूस किया और दूसरी जगह पहुंचना ही है ना। इंट्रोड्यूस मतलब क्या? पब्लिक के सामने आना चाहिए। क्या 5 अगस्त के पहले किसी को आइडिया भी था इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, सिर्फ जो लोग लाने वाले थे उनको आइडिया था। अब जैसे ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो लीक हो जाएगा ना, वो मान लेंगे वो इंट्रोड्यूस्ड है, फिर दोनों हर जगह पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड। फिर उसके बाद कैसे कैसे पास हो रहे, कैसे वोट्स आया, वो दिन को हम लोग पास मानेंगे। जरूरी है क्या 5 अगस्त को ही पास हो जाता? नहीं, हो सकता है कि लोग कन्विंस नहीं है, उस दिन कन्विंस नहीं है तो वोट्स नहीं दे रहे इन फेवर में, उस दिन वोटिंग हुआ ही नहीं। पहले तो डिस्कशन डिबेट होगा ना, उस दिन वोटिंग हुआ ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जितना दिन उनको कन्विंस करने में लगेगा कन्विंस करेंगे, फिर वोटिंग होगा। तब वोटिंग होने में एक बार अगर पास हो गया तो पास, नहीं हुआ तो ड्रॉप्ड चलेगा। देखो बहुत सारी जगह तुमको यहां देखो, इसी के नीचे ये 25 जुलाई दिख रहा है, पास्ट इन लोकसभा 31 जुलाई, राज्यसभा में ड्रॉप हो गया। राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, राज्यसभा में ड्रॉप हो गया। नहीं, वो ड्रॉप हो गया। देखो एक बार ड्रॉप हो गया मतलब कि कुछ तो भी रीजन होगा ना उसमें। हाँ, मतलब एक सेशन वो बताएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तो इंडियन पॉलिसीज है, इंडिया से रिलेटेड तुम पॉलिसीज बना रहे हो, तो उसमें टाइम लिमिट नहीं लगा सकते। हालांकि हर गवर्नमेंट चाहेगा ना जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि उस बिल पे टाइम लिमिट नहीं है, बट गवर्नमेंट पे तो टाइम लिमिट है। अगर वो 5 साल के अंदर अंदर नहीं करा पाया, गवर्नमेंट पलट जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो बिल्स उसने इंट्रोड्यूस किए थे वो ड्रॉप, वो थोड़ी ना नया वाला लाएगा, नया वाला फिर अपने नाम से इंट्रोड्यूस करेगा ना। बात समझ में आ रहा है? हाँ, पब्लिक कमेंट्स इसमें नहीं डाला, कर दिया। वो एक्सेप्शनल केसेस बन सकता है, एक्सेप्शनल केसेस बनाया जा सकता है, बिकॉज इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं था ना। आर्टिकल 370, अभी क्या उसमें पब्लिक इंटरेस्ट चाहिए? तुम सोचो, ओनली बिल्स विच कंसिडर पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक एट लार्ज को इंपैक्ट करे, उसके लिए पब्लिक कमेंट्स लगेगा। अभी तुमको बता रहे, डोंट वरी, अभी बताएगा। किसमें? ये देखो, इसके ऊपर वाला 29 जुलाई कौन सा बिल है ये? डैम सेफ्टी बिल दिख रहा है? डैम सेफ्टी बिल 29 जुलाई को इंट्रोड्यूस हुआ, पास्ट इन लोकसभा 2 अगस्त, पास्ट इन राज्यसभा 2 दिसंबर 2021, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद पॉसिबल है। ड्रॉप वोटिंग, देखो ड्रॉप कब होगा? जब वोट हो गया, अगर नो एक्सीड्स यस तो ड्रॉप हो जाएगा। अगर वोट होने के बाद, भले वोट 2 साल बाद हुआ, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजॉरिटी आ गया फिर तो पास है, चलेगा। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया कि बिल एक बार इंट्रोड्यूस होने के बाद इतने दिन में पास होना चाहिए, नहीं, तुम अपने टेन्योर में कभी भी पास करा सकते हो। वोटिंग में अगर नो आ गया तो ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, तुमको सेम बिल भी वापस वोटिंग में डाल सकते हैं, बट लॉजिकली सोचो ना, अगर तुम एक बार मना कर दिए, तुम 4 बार मना ही करेगा ना, कोई हाँ कैसे करेगा? तो इसीलिए ये सब चीज में प्रोविजन चाहिए ही नहीं। तो टाइम वेस्ट करने वाला बात हो जाएगा ना, तुम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे थोड़ी ना 12 महीना ही पार्लियामेंट सेशन में होता है, अभी हम लोग वो भी देखेंगे। तो अगर तुम सेम चीज रीइंट्रोड्यूस कर रहा है, एक बिल जो रिजेक्ट हो गया सेम टू सेम वापस ले आओ, तो ऑब्वियस सा बात है रिजेक्ट होगा। अगर रिजेक्ट हुआ, कोई रीजन से रिजेक्ट हुआ होगा, उसको समझो, सीख लो पहले एक बार क्या रीजन हुआ, पब्लिक कमेंट्स लाओ, उसको थोड़ा मॉडिफाई करो, देन अगेन यू ब्रिंग इट आउट फॉर वोटिंग, तब तो फिर भी हो सकता है पास हो जाए। या अनलेस तुम वेट करो, नेक्स्ट टाइम तुम रीइलेक्ट हो और बेटर मेजॉरिटी के साथ, तब हो। समझ आया क्या? पक्का? तुमको पता है राज्यसभा में कौन से स्टेट का मेजॉरिटी हो सकता है? एक बार लॉजिक लगा के सोचो, राज्यसभा में कौन से स्टेट का मेजॉरिटी होगा? यूपी। बोलो यूपी क्यों? सबसे बड़ा स्टेट है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। अच्छा, राज्यसभा का तो सीट्स हम लोग देखे ही नहीं, वो भी देख लेते हैं। बिल्स क्लियर हुआ? देखो अभी तुम्हारे आज के दिन 3 ऐसा बहुत सुपर इंपॉर्टेंट बिल्स है
जो अभी भी इंट्रोड्यूस्ड है बट पास नहीं हुआ। तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनता होगा हर जगह, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। एवरी कास्ट टू बी ट्रीटेड एट द सेम लेवल। जहां जो पनिशमेंट है, जहां जो गड़बड़ कर रहा है, इररिस्पेक्टिव, अगर कोई गलती किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, उसको सेम सजा होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज के दिन तुमको मालूम नहीं होगा कास्ट के हिसाब से पनिशमेंट डिसाइड होता है। आज के दिन तुम कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा पनिशमेंट डिसाइड किया जाएगा। ऑब्वियसली गलत है, सही चीज नहीं है ये, बट ये चीज को चेंज करने के लिए आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो देखो 3 बिल अभी भी इंट्रोड्यूस किया हुआ रखा है, 28, 29, 30। 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 28 भारतीय न्याय संहिता बिल, 29 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और 30 भारतीय साक्ष्य बिल। इसमें तीन एक्ट्स है। एक इंडियन पीनल कोड 1860 जो हम लोग लास्ट क्लास देखे थे, इंडियन पीनल कोड। दूसरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और तीसरा इंडियन एविडेंसेस एक्ट। तीनों क्रिमिनल लॉज है बेसिकली। इसको सबको मॉडिफाई होके यहां पे ये 3 एक्ट्स के थ्रू यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है। अब ये तो तब होगा ना जब पास हो। इंट्रोड्यूस हुआ 11 अगस्त को, इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन अभी भी ये पास नहीं हो रहा। इट इज स्टिल ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स। अभी भी ये पास नहीं हुआ, अभी तक वोटिंग नहीं हुआ है लोकसभा में हो ही जाएगा। तो ये सब चीज ना, मेन इनका एजेंडा होता है राज्यसभा से पास कराना। लोकसभा में 350 सीट है यार, 50-60 लोग मना भी कर दें तो भी तो वोट आ जाएगा ना, वोट बैंक है वहां पे। पक्का 100%। हाँ, कम मार्क्स में नहीं, ये दीज आर क्रिमिनल लॉज। वो तो रिजर्वेशन लॉज हो गया। हाँ, वो रिजर्वेशन आरक्षण वो अलग चीज हो गया, उसका भी अलग लॉज है, उसका भी लॉज है। समझ आया? यहां तक क्लियर है? पक्का 100%। तो लोकसभा का तो अपने सीट्स देख लिए, राज्यसभा का भी एक बार देख ले। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, ये सब पूरा सीखने मिल रहा है ना। लोकसभा राज्यसभा तो बचपन से सुने ही थी, लेकिन ये तो नहीं देखे थे भाई। हाँ 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 हाँ। पब्लिक कमेंट का एक विंडो है, अगर कोई देना चाहे तो दे, नहीं तो पब्लिक कमेंट से कभी बिल अटक नहीं सकता। कोई देना चाहते तो मोस्ट वेलकम, डेमोक्रेसी कंट्री, यू हैव ऑल द राइट टू रेज योर वॉइस, वो है। लेकिन उसके ऐसा नहीं है कि पब्लिक कमेंट नहीं आए तो कोई लॉ बनेगा ही नहीं, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। डन है? पक्का। अब ये आया राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सीट्स है? 245। अब ये 245 में 233 तो स्टेट्स के थ्रू आते हैं। 12 लोग ऐसे हैं who are nominated by the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तुमको पता है कि एक्टर लोग पहुंच जाते हैं राज्यसभा में? कौन कौन पहुंचा है राज्यसभा में? सचिन तेंदुलकर पहुंचा राज्यसभा में, जया बच्चन पहुंची राज्यसभा में, वो तो उसके थ्रू पहुंचा, वो पॉलिटिक्स में भी था ना वो तो। हेमा मालिनी, उसको भी टिकट मिला। तो ये लोग सुनते ना न्यूज में, इसको टिकट टू राज्यसभा मिला। वो टिकट टू राज्यसभा क्या है? प्रेसिडेंट इनवाइट। अगर कोई जाना माना इंसान हो जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, भले ही कोई क्रिकेट से एसोसिएटेड नहीं होगा, देखता नहीं होगा, सचिन तेंदुलकर को तो जानता ही होगा, तो वो फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है टू राज्यसभा। सचिन तेंदुलकर की आज मना करने का टाइम नहीं जिंदगी में, कोई कारण नहीं भाई। बहुत वो है, व्हाट डू यू से, एकदम ऐसा गोल्डन चांस है टू बी अपॉइंटेड इन राज्यसभा। हर किसी को थोड़े ना इनवाइट ओनली, सिर्फ 12 लोग पूरे इंडिया से अपॉइंट होंगे फॉर 5 years टू राज्यसभा। और वो 12 लोग कौन है? रैंडमली प्रेसिडेंट चूज करेगा जो उसको लगता है। ऑब्वियसली वो बहुत बड़े, कहीं कोई अपने सेक्टर में कोई लीडर होगा, वो लोग को अपॉइंट किया जाता है जो गुडविल वाला इंसान हो। जैसे सचिन तेंदुलकर, अगर वो कहीं कुछ बोले कि कुछ फेवर में है तो लोग मानेंगे ना, लोग मानेंगे ना। अगर वो बोले कि नहीं ये आपके फेवर में ही है तो तुम मानेगा। पॉलिटिशियन का बात शायद नहीं मानेगा, बट उसका बात जरूर मान लेगा, हाँ या ना?
इसीलिए इनको अपॉइंट किया जाता है, करेक्ट। इसीलिए हम यहां देखो 245 लिखा, नॉट 233 + 12, क्योंकि पूरा का पूरा 245 लोग वोट करते हैं इसमें, और 245 से मेजोरिटी तुमको कितना चाहिए, 120, 2.5 आ रहे वैसे तो 122.5, उससे ज्यादा होना चाहिए। 123 लोग आ गए तो सामने 122 ही बचे, सामने 122 ही बचे, डन है, पास हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? पक्का 100%। इसीलिए यूपी को हम लोग, अब ये 245 में से देखिए यूपी का सीट्स कितना है, हाउ मेनी सीट्स आर अलॉटेड इन राज्यसभा, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। नीचे देखो उत्तर प्रदेश 31 मतलब तुम सोचो 28 स्टेट्स हैं, उसमें 245 टोटल सीट्स है, 10% से ज्यादा, मोटा मोटा 15% के आसपास तो अकेला यूपी का सीट है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं यूपी को, इंडियन पॉलिटिक्स में यूपी इज किंग मेकर। यूपी में जो गवर्नमेंट है मोस्ट लाइकली वही गवर्नमेंट सेंटर पे भी होगा, बिकॉज यूपी इतना बड़ा स्टेट है। तो अगर 31 सीट राज्यसभा में, यानी लोकसभा में भी वही, उसी के लोग बहुत ज्यादा जाएंगे, यूपी से ही बहुत ज्यादा लोग पहुंचेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसीलिए वहां पे यूपी को किंग मेकर बोलते हैं। जो गवर्नमेंट यूपी में है वो गवर्नमेंट सेंटर में भी है। इसीलिए तुमको एक मजे का बात बताता है, स्टॉक मार्केट सिर्फ 2 इलेक्शंस में मूव करता है, एक यूपी इलेक्शंस और दूसरा जनरल इलेक्शन। छोटा मोटा स्टेट, बाकी सब छोटे मोटे स्टेट है। महाराष्ट्र का भी इलेक्शन तुम करा लो, स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का मूव करेगा। यूपी से बहुत बड़ा मूव करता है, और जनरल इलेक्शन से तो ऑफकोर्स करेगा ही। क्यों? क्योंकि यूपी से ये हिंट आ जाता है कि सेंटर पे कौन आएगा। हाँ, मतलब ऐसे नहीं अनड्यू एडवांटेज नहीं, यूपी में लोग भी बहुत ज्यादा है ना, तो जिधर लोग ज्यादा उधर सीट ज्यादा, वैसा बात है। मतलब पॉपुलेटेड कंट्री स्टेट है। डन हुआ यहां तक? पक्का। अब स्टेट्स में हम इतना डिटेल में नहीं जा रहा, सेंटर का मेरे को तुमको बताना, द सेम प्रोसेस स्टेट्स में फॉलो होता है। 100% क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? राज्यसभा का अपॉइंट, अच्छा राज्यसभा अपॉइंटमेंट देखो, लोकसभा क्लियर हुआ ना, लोकसभा क्लियर हुआ, विधानसभा क्लियर हुआ। कैसे अपॉइंट करते हैं हम लोग लोगों को लोकसभा विधानसभा में? लोकसभा जनरल इलेक्शन के थ्रू, राज्यसभा स्टेट इलेक्शन के थ्रू। अब स्टेट इलेक्शन से तुम लोग विधानसभा में अपॉइंट कर दिए। अब विधानसभा से जिसका पार्टी का जो लोग पहुंचा, बहुत सारे पार्टीज के बहुत सारे लोग विधानसभा में पहुंचेंगे, विधानसभा हर एक स्टेट का। अब वो विधानसभा से कुछ लोग, जैसे वेस्ट बंगाल का अगर बात करें, वेस्ट बंगाल के विधानसभा में लोग पहुंचे हुए हैं, हम लोग अपॉइंट किए, वो लोग विधानसभा पहुंचे। अब विधानसभा से 16 लोग, कितने लोग? 16। क्यों? राज्यसभा को सीट्स एलोकेटेड टू वेस्ट बंगाल इज 16, इन राज्यसभा सीट्स एलोकेटेड टू वेस्ट बंगाल इज 16। तो विधानसभा से 16 लोग उठ के कहां चले जाएंगे? राज्यसभा। वो 16 लोग हम लोग ही इलेक्ट किए, हम लोग ही सबको विधानसभा पहुंचाए, पीपल लोग ही विधानसभा में पहुंचाए। अब विधानसभा में जो रूलिंग पार्टी होगा, सब अपना अपना पार्टी से, रूलिंग पार्टीज, वो लोग अपॉइंट कर देंगे 16 लोग। क्या आप 16 लोग जो थोड़ा जाना माना है, जो थोड़ा नॉलेजेबल है, वो उठ के चले जाए राज्यसभा। जब राज्यसभा का सेशन होगा, यहां से 16 लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, वो डिसाइड करेगा कौन 16 लोग पहुंचेंगे। तो इसीलिए राज्यसभा बोला। तुम नाम से जाओ ना, लोकसभा माने क्या? लोगों द्वारा अपॉइंटेड एक सभा, हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा राज्य द्वारा अपॉइंटेड एक सभा, हर राज्य से वहां लोग पहुंच रहे हैं, अल्टीमेटली लोग ही अपॉइंट कर रहे हैं। लोग स्टेट्स में अपॉइंट कर रहे हैं एमएलएज, और वो एमएलए उठ के राज्यसभा में पहुंचता है। समझ आया? पक्का? ऑब्वियसली नॉट ऑल, कुछ कुछ एमएलएज उसमें से राज्यसभा में पहुंचेंगे। देन हुआ, बेसिक क्लियर है ना? पक्का? इतना मोर देन इनफ है। किसी को कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यहां तक लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है? एक बार रिपीट करेगा। सबसे पहले बिल बनता है,
बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक कमेंट्स और एक कमिटी बैठेगा, फिर वो कहां जाएगा, अप्रूवल इन बोथ हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा दोनों में 50-50% से ज्यादा अप्रूवल चाहिए, 50+1, 50+1, एक वोट एक्स्ट्रा बस चाहिए, इस साइड भारी होना चाहिए। तो जैसे दोनों जगह अप्रूवल आया फिर प्रेसिडेंट असेंट आ जाएगा और तब अप्रूवल इन बोथ हाउसेज ऑफ द तब सॉरी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट, फिर आ गया तुम्हारा ये लॉ बन गया। दैट इज हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट। ये एक्ट तब पब्लिश हो गया और जिस दिन ये एक्ट पब्लिश हुआ उस दिन से तुमको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, टाई कैसे होगा, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है ना, टाई का चांस ही नहीं, देखो इसीलिए ऑड नंबर्स रखा है, टाई पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम एक को बोले आधा आधा, प्रेसिडेंट असेंट है, वोट नहीं होता है, प्रेसिडेंट का वोटिंग राइट नहीं होता, प्रेसिडेंट का बस अप्रूवल होता है, प्रेसिडेंट का बस एक फॉर्मेलिटी साइन होता है। ऐसे थोड़ी, ऐसे कभी नहीं हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए लेकिन प्रेसिडेंट बोला हम तो साइन ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट साइन कर देगा। समझ आया, पक्का यहां तक डन है, कहीं कोई दिक्कत, डाउट, कोई क्वेश्चन, लाइफ इज इजी, डन। अब ये हो गया अपना पूरा का पूरा लॉ कैसे बन रहा है, एक्ट, लॉ नहीं एक्ट कैसे बन रहा है वो पूरा प्रोसेस। अब एक्ट एक बार बन गया, ये एक्ट जाएगा कहां, ये एक्ट जाएगा कहां, देखो ये एक्ट अब लागू होना पड़ेगा। तो अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लॉ बना, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, बोलो ना, लॉ बना। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, लॉ टू बी मेड एप्लीकेबल, लोगों को फॉलो करना पड़ेगा ना, वो कब फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, देखो सबसे पहले बिल होता है, सबसे पहले बिल होगा, लिखते हो चलो, लिखते हो चलो, इसके पहले तक नोट किया हुआ है ना, जो नोट नहीं किया हुआ एक बार कर लो। तुमको लग रहा होगा ये टाइम पास हो रहा है, बट तुम जब हम लोग कंपनीज एक्ट चालू करेंगे तब तुम रियलाइज करेगा कहां पे ये रिलेट हो जाता है। रूलिंग है, रूलिंग, वरना तो बहुत भीड़ मच जाएगा ना। कहीं नहीं जाता, हाँ तो राज्यसभा में पहुंचेगा ना, राज्यसभा में पहुंचेगा ना, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में तो पहुंचेगा ही ना। और ये पॉसिबल है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में लोग अपॉइंट हो, जैसे सपोज करो योगी, वो जब जनरल इलेक्शन हुआ तो कहीं से तो योगी भी खड़ा हुआ होगा ना, कोई एक जगह से, तो अगर वहां योगी जीता, नाटरी जीतेगा तभी वो चीफ मिनिस्टर भी है, वो अगर जीता तो पहुंच गया लोकसभा में, और फिर जब स्टेट इलेक्शन में वो जीता था वो वहां पे पहुंच के चीफ मिनिस्टर बन गए। समझ है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है, नॉट इंटरलिंक्ड। वापस बोलो। हाँ, हाँ, उसमें क्या दिक्कत, आराम से हो सकता है, जीते नहीं वो अलग बात है, बट नहीं नहीं
वो हो सकता है, हाँ वो वहां से हट दी। फिर वो कोई एक जन को, मतलब अगर सपोज चीफ मिनिस्टर जो एरिया से खड़ा हुआ, अब वो एरिया से हार गया, तो फिर अब ऑब्वियसली लूप होल्स को यूज करके बोला जाता है कि तुम कोई और स्टेट, कोई और सीट जहां से तुम्हारा गारंटीड विन है, वहां से फिर खड़े हो गए, वो उस कैंडिडेट को हटा दिया जाता है वहां से। तो लूप होल्स का इस्तेमाल किया जाता है। डन है यहां तक? पक्का? बाकी अब जब तुम कोई भी इलेक्शंस फॉलो करेगा, तुमको अब ज्यादा रिलेटेबल लगेगा वो। हाँ, अब तुम घर पे जब इलेक्शन आएगा ना, अभी रिजल्ट पे बैठ के टिप्पणी देना, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए। पापा लोग बोलेंगे तुम करता क्या आजकल। ठीक है, आगे चले। स्टार्ट टू वर्ड लिखने में कितना टाइम लगा रहा है, चलो जल्दी। वो लास्ट क्लास हम लोग नोट नहीं किए थे क्या? बोला नहीं होगा। हाँ, अभी कर लो, कर लिया। डन है? पक्का? क्लियर हुआ? तो अब लॉ को एप्लीकेबल बनाना है, कैसे एप्लीकेबल बनेगा? सबसे पहले बिल आया, बिल इंट्रोड्यूस हुआ, कहां का इंट्रोड्यूस होगा? इंट्रोड्यूस इन एलएस एंड आरएस। खाली इंट्रोड्यूस होने से काम हो जाएगा क्या? प्लस कहां चाहिए? प्लस क्या चाहिए? अप्रूवल इन बोथ या इधर? अप्रूवल इन बोथ, एलएस में एंड आरएस दोनों में। लेफ्ट साइड राइट साइड, एलएस आरएस। और फिर ये बिल क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली अगर असेंट आ जाए, असेंट आ ही जाएगा, तब क्या बनेगा? ये एक्ट। और जब एक्ट बना तब ये एप्लीकेबल होना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल होना चाहिए। अब एक्ट नॉर्मली कब एप्लीकेबल होगा? एक साइड, व्हेन इट इज पब्लिश्ड। देखो, एक्ट से पहले असेंट आता है, इधर ही असेंट आएगा तब वो एक्ट बनेगा। असेंट आने के बाद तुम बिल को एक्ट बना सकते हो, उससे पहले वो एक्ट नहीं बन सकता। अब एक्ट जब वो बन गया तब उसमें दो डेट्स होंगे, एक होगा पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट, जिस दिन पब्लिश हुआ, जिस दिन पब्लिश हुआ, या हो सकता है ना उस पर्टिकुलर एक्ट में बोल दिया जाए कि किस दिन से इसको लागू करना है, उस दिन को ही उस एक्ट में लिख दे कि किस दिन से इसको एप्लीकेबल बनाना है, तो उसमें लिख दिया जाएगा एप्लीकेबल फ्रॉम विच डेट। उसमें एक्ट में लिखा होगा इस दिन से इसके प्रोविजन अप्लाई होने चालू हो जाएंगे। तो टेक्निकली लॉ एप्लीकेबल किस दिन से हुआ? एग्जाम्पल के थ्रू बताए, तुम आंसर देना। सपोज एक एक्ट, एक बिल बना, इंट्रोड्यूस हुआ, एक्ट बना, वो एक्ट बना, उसमें लिखा गया था पब्लिश होगा ऑफिशियल गैजेट में, लेट से 10 फरवरी को पब्लिश होगा, लेकिन उसमें बोला कि एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल से। हम लोग कब से वो एक्ट को अप्लाई करना चालू करेंगे? एक्ट में लिखा 1 अप्रैल, पब्लिश हो गया 10 फेब में, उसमें 10 फेब को उसमें लिखा कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। 1 अप्रैल, बात समझ में आया? बात समझ में आया? 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होगा। अगर एक्ट में बोला 10 फेब को पब्लिश हुआ, लेकिन एक्ट में बोला 10 फेब को पब्लिश हुआ, लेकिन एप्लीकेबल लिख दिया था कि रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जन से, तो वो एक्ट को एप्लीकेबल 1 जन से करेंगे। लेकिन ये एप्लीकेबल 1 जन से होने का मतलब पता है? एप्लीकेबल 1 जन नहीं होता, एप्लीकेबल 10th फेब भी होता है।
तुमको 1 जन जो तुम बोला लॉ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जन, माने 1 जन को मालूम था क्या वो लॉ आने वाला है? इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 10th Feb रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जन। मतलब तुम जो प्रोविजन दे दो 10th Feb के बाद लगाओगे ना, तुमको लॉ मालूम ही नहीं पड़ा क्या है, बस गवर्नमेंट आके बोला एप्लीकेबल हो गया। अरे भाई पहले बताओ तो सही है क्या? 10th Feb को बताया, 1 जन को बोला एप्लीकेबल है, 10th Feb को बोला अब ये लो क्या एप्लीकेबल है, ये रहा। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए जब भी कभी रेट्रोस्पेक्टिवली बोला जाए ना, इसका ये मतलब नहीं कि लॉ तुमको पहले से मालूम था, वो अप्लाई 10th Feb को ही किया। हाँ, बस तुमको रेट्रोस्पेक्टिव में जो जो चेंज होना चाहिए ना, वो चेंजेस तुम कर लोगे। और ये नॉर्मली सिर्फ टैक्सेशन लॉज या बोले तो अकाउंटिंग रिलेटेड लॉज जो होता है ना, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग लॉज जो मनी मैटर्स का होता है, नॉर्मली उसी में होगा, नॉर्मली उसी में होगा। 10th Feb, whichever is later। हाँ, चेंजेस तो तुमको इफेक्टिवली करना ही पड़ेगा, whichever is later। इसका एक एग्जांपल लिख ले, एग्जांपल लिख लो, आ जाओ। NIOG, इसको हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन इन, NIOG नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ये होता है जिस दिन पब्लिश हुआ। सपोज ये आया 10th Feb, ये आया 10th Feb, और इसका एप्लीकेबिलिटी लिखा एप्लीकेबल फ्रॉम NIOG नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट 10th Feb, एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April। तो किस दिन से लागू होगा? लागू लिख रहे हैं हम राइट से, लागू किस दिन से? 1st April, whichever is later। अगर नोटिफिकेशन आया 10th Feb को और बोला कि 1st Jan से होना चाहिए था, तब फिर वो तुमको 10th Feb को ही फॉलो करना है। लागू मतलब तुम फॉलो कब से करना चालू करोगे? जब से पता चला या जब से वो बोला फॉलो करने को, whichever is later। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये वाला लॉजिक क्लियर है ना? पक्का? ये हुआ लॉ एप्लीकेबल कब से हुआ? कब से हुआ लॉ एप्लीकेबल? जब से वो पब्लिश किया या उसको बोले किस दिन से अप्लाई करना है। डेट फ्रॉम विच इट इज एप्लीकेबल, विच एवर इज लेटर। 1st Jan का मतलब 1st Jan, हाँ ऑब्वियसली 1st Jan का मतलब नहीं है, बस इतना है कि 10th Feb को जब तुम अप्लाई करोगे तो ये देख लेना 1st Jan के बाद से अगर कुछ चेंजेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए तो चेंजेस कर देना, नहीं तो फिर जाने देना। 1st Jan का वो मतलब हुआ। एप्लीकेबल तुमको 10th Feb से ही होगा क्योंकि उससे पहले मालूम ही नहीं था क्या लॉ है, अप्लाई कैसे करेंगे। हाँ, बस अगर वो बोला कि 10th Feb को भी 1st Jan से एप्लीकेबल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10th Feb को अप्लाई करेंगे। अप्लाई कब होगा? 10th Feb को। चेक करना चेंजेस फ्रॉम 1st Jan टू 10th Feb इफ एनी। अगर कुछ है वो चेंज कर देंगे, नहीं है तो बहुत बढ़िया। हाँ, इफ एट ऑल कोई चेंजेस हुआ। हाँ, बहुत सारा केस आ सकता है, हम लोग देखेंगे आगे, सारा एग्जांपल आएगा, डोंट वरी। डन, पक्का, कंफर्ट है यहां तक? ये हुआ सेकेंड स्टेप, लॉ टू बी मेड एप्लीकेबल। कब से एप्लीकेबल हुआ? पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट, अरे बोलो, या whenever it is made applicable, whichever is later। परफेक्ट, चलेगा। अब ये तो हम लोग कहीं एक्ट बोलते हैं, कहीं लॉ बोलते हैं, तुम कभी नोटिस किया है? कहीं हम लोग एक्ट बोल देते हैं, कहीं कंपनीज एक्ट भी लोग बोलते हैं, कंपनी लॉ भी लोग बोलते हैं। क्या सही क्या गलत? दोनों सही या एक गलत? पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर दोनों सही तो फिर लॉ और एक्ट अलग अलग क्यों बोल रहे हैं?
लॉ बड़ा चीज हुआ, एक्ट छोटा चीज हुआ। देखो आ जाओ इधर, इधर ही। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम तुमको डिफरेंस बनाता है। थर्ड स्टेप, एक्ट एंड लॉ। एक्ट एंड लॉ, ये है तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने का, क्योंकि ये तुमको अभी इनकम टैक्स में भी काम में लगने वाला है, ये तुमको आगे जीएसटी पड़ेगा तब भी काम में लगेगा, कंपनी लॉ पड़ेगा तब भी काम में लगेगा। एक्ट वर्सेस लॉ। एक्ट क्या हुआ? जो पार्लियामेंट से बिल पास होके एक्ट बन रहा है, एक्ट सिर्फ उसी को बोल रहे हैं। तो इसमें अगर आपका 3 पिलर था, क्या क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सुपर। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव क्या बना अपना? पार्लियामेंट या लॉ मेकिंग बॉडी। बहुत बढ़िया, लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करेगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। और जुडिशरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और ये हमेशा नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा। इसलिए जब तुम अगर ध्यान दिया होगा, जब कसाब को भी हैंग करना था, उसको भी एक सुनने का मौका दिया गया। ये नहीं था कि कसाब को एकदम साइलेंट था और उसको बोल दिया कि यू हैव टू बी हैंग्ड। उसका भी एक साइड सुना गया था। इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। भले ही तुम दोषी हो, दैट इज ओके, बट तुमको एक अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड दिया जाएगा। और बोला जाता है ना, कोई आखिरी ख्वाहिश, वो यही है, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। कुछ बोलना है क्या तुमको? जाते जाते बोल जाओ। करेक्ट, समझ आया? पक्का? डन है? तो लेजिस्लेटिव को तो पार्लियामेंट बोला, जुडिशरी को तो हम लोग कोर्ट्स बोलते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ। और एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेशन में कौन रहता है? रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? लॉ बनाना नहीं, उसका काम है इंश्योर करना कि जो जो लॉ बना है वो इफेक्टिवली फॉलो होना चाहिए। बात समझ में आया? पक्का? तो अपना फर्स्ट स्टेप तो पूरा डन है। फर्स्ट स्टेप कैसे अपने देखे? लेफ्ट साइड वाला, सबसे पहले एक बिल आता है। एक बिल आया, बिल क्या होगा? पहले इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस होके अप्रूवल के लिए जाएगा बोथ हाउसेज में, और फिर असेंट मिल जाएगा उसका। असेंट मिल गया तब फिर वो क्या हो जाएगा? पब्लिश। पब्लिश हो गया, और ये सब होते ही वो क्या बन गया? एक्ट। आया ना? पब्लिश होने के पहले ये भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पब्लिश को तुम डिलीट कर दो और सीधा यहीं पे बोल सकता है कि असेंट आते ही एक्ट बन गया। फिर वो एक्ट को अपने पब्लिश करते हैं। यहां तक डन है। पब्लिश को हटा दो, वो सब टाइम पास चीज है। अब ये एक्ट बन गया, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया, वो सौंप दिया किसको? एग्जीक्यूटिव को, गवर्नमेंट को। अब जैसे वो एक्ट बन गया ना, अब गवर्नमेंट का रोल शुरू होता है। रोल शुरू होता है गवर्नमेंट का। पार्लियामेंट का रोल डन है, अब गवर्नमेंट का रोल शुरू होगा। कैसे? वो एक्ट को इंप्लीमेंट करना है। अब एक्ट को इंप्लीमेंट करना है। अब एक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना पड़ेगा। कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब जैसे सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल्स एक्ट बोला, अगर कुछ गलत हो रहा है, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, ड्राइवर को पेनल्टी होना चाहिए 50,000 से 3 लाख, और इंप्रिजनमेंट होना चाहिए 5 साल से 10 साल, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला? वापस एक बार रिपीट करें। ये लॉ बोलेगा ना। लॉ क्या बोला? मोटर व्हीकल्स एक्ट क्या बोला? इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, द ड्राइवर टू बी पनिश्ड विथ फाइन of 50,000 to 3 lakhs
and imprisonment 5 years to 10 years as prescribed by the central government. यानी लॉ बोला एक ब्रॉडली. अब छोटा छोटा चीज के लिए हम लोग पार्लियामेंट बुलाएंगे क्या? पार्लियामेंट बुला के पूछेंगे बताइए ये सजा क्या करें? पॉसिबल नहीं है. पार्लियामेंट एक एक्ट क्रिएट कर दिया और एक्ट में बोला अगर ड्राइवर कुछ गलत कर रहा है, कोई भी तरीके की गलती कर रहा है तो उसको इतना सजा इतना पनिशमेंट दे देना. कितना देना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगा. अब सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा या नोटिफिकेशन बनाएगा और वो बोलेगा अगर किसी को चोट लगा तो कम फाइन, कोई सलट गया तो ज्यादा फाइन, कहीं पे नुकसान हुआ है, कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है तो ज्यादा फाइन. इस तरह से वो अलग अलग एक पूरा लिस्ट बना देगा. बात समझ आया? तो इसीलिए एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाता है मालूम है? 3 चीज. एक तरफ बनाता है रूल्स, एक तरफ बनाता है रूल्स. रूल्स मतलब और डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर देगा कि इस सेक्शन को आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है. और मैं तुम कोई रूल पढ़ा है कि इनकम टैक्स में अभी तक? नहीं. रूल पढ़ा है, सेक्शन पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम लोग लॉ में रिलेट करवा देंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट 2 से 3 क्लास में तुमको हम एक्ट को इंप्लीमेंट करके रूल कैसे बनता है वो भी हम बता देगा. ठीक है? रूल्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है चीजों को कि हम क्या होना चाहिए. अगर एक्सीडेंट हुआ तो कौन से टाइप का एक्सीडेंट था, उसका कितना फाइन होगा. हाउस प्रॉपर्टी वाला हाँ कुछ कुछ ऐसा आता है. ठीक है, हम कंपनी लॉ से रिलेट कराएगा, वो बेटर होगा. नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास एक अपना डेफिनेशन आएगा स्मॉल कंपनी का, उसमें हम लोग रूल को यूज करेंगे. तब हम तुमको ये वाला बहुत अच्छी तरह एग्जाम्पल से बताएगा. अभी हमको नहीं लेना, डिविएट हो जाएगा. अभी अपना ये प्रोसेस चलने दो. रूल्स बनाएगा. सेकेंड वो बनाएगा नोटिफिकेशंस. नोटिफिकेशंस एक सिंपल सा चीज तुमको पता है जीएसटी लगता है गुड्स के ऊपर में, गुड्स या सर्विसेज पे जीएसटी लगता है. अब जीएसटी लगता है ये तो एक्ट बताएगा, ये तो एक्ट बताएगा. जीएसटी एक्ट में लिखा है कि जीएसटी लगेगा गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा. किस रेट पे लगेगा ये रेट जो है ना वो प्रिस्क्राइब कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट. ये रेट जो है प्रिस्क्राइब कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट. इसीलिए तुम देखता होगा आए दिन गुड्स का रेट बदलता रहता है, गुड्स और सर्विसेज का रेट बदलता है. पहले फोन के ऊपर में था 18%, फिर लगा नहीं ये तो जरूरी का चीज है, इसके बिना बिजनेस कैसे होगा, इसको रेट गिरा के कर दिए 12%. तो ऐसे थोड़ी ये रेट गिराने के लिए हम लोग पार्लियामेंट बुलाए, लॉ को अमेंड करो. एनी चेंज इन द लॉ इज एन अमेंडमेंट. और अमेंडमेंट कैसे होगा? थ्रू द पार्लियामेंट. ये सेम तरीके से एक अमेंडमेंट बिल आएगा, वो बिल फिर इंट्रोड्यूस होगा, अप्रूवल मिलेगा, असेंट आएगा और फिर वो एक्ट बनेगा. चलेगा? पक्का? हम लोग देखेंगे कंपनीज एक्ट में बहुत सारा अमेंडमेंट बिल्स आए, वो भी देखेंगे. फिर वो एक्ट वापस से रूल्स बना, नोटिफिकेशन बना. तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना ये पूरा. पार्लियामेंट बुलाओ, दोनों का अप्रूवल लो, 2 दिन तो वेस्ट हो गया इसी में ही. छोटा सा चीज करने में, क्या 18% से 12% करने में. होगा क्या एज अ रिजल्ट ऑफ दिस? वो रेट चेंज ही नहीं होगा कभी. प्रैक्टिकल चीज, वो रेट चेंज ही नहीं होगा. क्योंकि तुम इतना टीडियस प्रोसेस बना दिए रेट को चेंज करने में, वो रेट चेंज ही नहीं होगा. पार्लियामेंट में अगर तुम ये प्रपोजल डाला, मिनिस्टर गाली दे देगा तुमको, इतना जरूरी चीज अवेलेबल है आपके पास डिस्कस करने को, उसमें से आप ये मुद्दा लेकर आए हैं कि 18 को 12 करना है. करेक्ट? करेक्ट. ऐसे भी उनको बोलने का मौका चाहिए होता है, तो ये बोलेंगे फिर. अब क्या ये फालतू का काम होने लगेगा? तो इसीलिए फिर क्या बोला, at rates which may be prescribed by the central government. और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है तुमको पता है? नोटिफिकेशन के थ्रू रेट बता देता है कौन से गुड्स पे क्या रेट होना चाहिए. क्या नोटिफिकेशन को कल को चेंज कर सकता है? हाँ, एक दिन में आराम से. पहले वाला रेट डिलीट करेगा, नया वाला रेट लगा देगा. हो गया नोटिफिकेशन के थ्रू चेंज. क्या इससे किसी को पूछना है? नहीं, किसी को नहीं पूछना है. सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पावर है. और ये पावर आया किधर से? एक्ट दिया था ना ये पावर. एक्ट में लिखा था ना एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर ये नहीं लिखता तो नहीं आता. इसलिए तुम देखो एक्ट से पावर आ रहा है क्या बनाने का? रूल, नोटिफिकेशन. और एक चीज होता है सर्क्यूलर्स. सर्क्यूलर्स बेसिकली कुछ नहीं, ये तीनों चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट से पावर मिला, वो बनाएगा फॉर बेटर
इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग आगे कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देखेंगे, बट उसके लिए तुमको ये चीज वर्ड्स को पता होना चाहिए पहले। बैठ रहा है ना, भारी तो नहीं हो रहा है, पक्का 100%। अब ये सब इंप्लीमेंट हुआ, ये लॉ बना, ये एक्ट इंप्लीमेंट होना चालू हुआ। अब जब ये एक्ट इंप्लीमेंट होना चालू हुआ तो कहीं ना कहीं तुमको भी प्रॉब्लम आएगा। सपोज वो पनिशमेंट वाला एक ड्राइवर किसी के पास ऐसे टच करके वो गोल घूम के गिर गया, बोला अरे बाप रे मर गया हम, वो ऐसा बोला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बोला मर गया 3 लाख रुपया फाइन। वो मरा नहीं था, वो खाली बोला मर गया हम, 3 लाख रुपया फाइन और 15 साल का जेल, 10 साल का जेल मैक्सिमम, दोनों में फाइन और पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट हाईएस्ट वाला इंपोज कर दिया। वो भी बोला अरे भाई ऐसा क्या हो गया, करेक्ट। तो अब वो कोर्ट में जा सकता है ना, गलत हुआ ना उसके साथ, गलत हुआ, अब वो कोर्ट में जाएगा। अब अगर वो कोर्ट में जाएगा तो फिर दोनों साइड्स का सुनवाई होगा। कोर्ट में जरूरी है कि तुम जो, ठीक है, इन मैक्सिमम केसेस वो ड्राइवर गलती पे हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ड्राइवर चल रहा था और सामने से आदमी को जानबूझ के कूद गया उसके सामने, सुसाइड केसेस। अब इस केस में क्या ड्राइवर का गलती माना जाना चाहिए? पूरी तरीके से नहीं। इस केस में क्या ड्राइवर का गलती माना जाना चाहिए? पूरी तरीके से नहीं। तो लेकिन उसके ऊपर केस चल गया, उसके ऊपर लोग तो उसको पीट डालेंगे पहले ही, लोग थोड़े ना कोर्ट का वेट करेंगे, वो पिटेगा तो है ही पूरा। अब वो बेहाल हालत में कोर्ट पहुंचा और बोला कि एक तो अपने पिट चुके हैं, जो थोड़ा सा जान बचाए उसमें मेरा बात सुन लो कि मैंने ये एक्सीडेंट नहीं किया। तो क्या उसका बात सुना जाएगा? भले ही हो सकता है वो किया हो सकता है झूठ बोल रहा हो, बट 10 लोग में कोई एक जन तो हो सकता है ना सच बोल रहा हो, तो इसीलिए उसका बात सुना जाएगा। कौन सुनेगा? गवर्नमेंट तो सुनने से रहा, क्योंकि वही पेनल्टी लगाया था। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी को सुनना पड़ेगा और वो आता है अपना जुडिशरी। इसीलिए देखो कोई लिंक नहीं है इन दोनों में, जुडिशरी आता है। सबसे पहले तुम कहां पे जाओगे? डिस्ट्रिक्ट या सेशंस कोर्ट। उसके बाद अगर ये तुम्हारे अगेंस्ट ये बोला नहीं ड्राइवर का ही गलती था, तब तुम कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट में अपील फाइल करो। वो बोला नहीं तुम्हारा चेहरा ही गंदा है, तुम्हारा ही गलती था, अब सुप्रीम कोर्ट तुम जा सकते हो। अगर ये बोल दिया नहीं सच्ची में बाबा तुम्हारा चेहरा गंदा है, तुम ही एक्सीडेंट किए हो, तब यही किया, अभी क्या करेगा? भगवान के पास थोड़ी ना जाएगा। हो गया, डन हुआ, बात समझ में आया? ये था पूरा एक्ट। एक बार इसको नोट करो फिर हम तुमको बताता है। डन है। अब इसमें एक्ट कौन सा था? अब तुम रिलेट कर लेगा खुद से ही। इसमें एक्ट कौन सा था? ये वाला। इसमें एक्ट कौन सा था? ये वाला। इसमें लॉ कौन सा बना? ये पूरा तुम्हारा, ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ लैंड बोला जाता है, लॉ ऑफ लैंड ऐसा बोलते हैं ना। लॉ ऑफ लैंड के साथ कंप्लाई करना होगा, तो लॉ ऑफ लैंड में सब कुछ आता है। एक्ट फॉलो करना है तुमको, हाँ, उसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन ऐसा कुछ बना है वो फॉलो करना है 100%। उससे रिलेटेड कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन है, तुम बचपन बोल रहे फाउंडेशन में, अभी फाउंडेशन में कोई जजमेंट पढ़ा होगा ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कुछ याद है क्या? सोलोमन वर्सेस सोलोमन, बॉलफोर वर्सेस बॉलफोर, कुछ याद आ रहा है? हाँ, बचपन में पढ़े तो थे, सुना तो लग ही रहा होगा, है ना? हाँ, गिलफोर्ड मोटर कंपनी, रमैया वर्सेस रमैया, बहुत सारा पढ़ा होगा। कुछ अभी हम लोग याद करेंगे, नेक्स्ट क्लास में याद करेंगे, डोंट वरी। याद आ रहा है ना कुछ? तो अब ये लैंडमार्क जजमेंट तुम क्यों पढ़े अगर ये तुम्हारे पर लागू ही नहीं है? तो ये तुम पढ़े क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर लागू है। अब सपोज करो सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, अब अगर लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई सच्ची में एक प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट तक अगर पहुंचा है तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, और सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार कोई डिसीजन दे दिया तो क्या बार बार वो सेम केस को डील करेगा?
वो एक बार अगर डिसीजन दे दिया और कोई नया डिसीजन है तो रेफरेंस दे देगा ना हर बार कि ये डिसीजन में बोले थे ना बाबा, फॉलो करो। समझ में आया? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डिसीजन है, इट इज बाइंडिंग ऑन होल ऑफ इंडिया, तो अपने को वो फॉलो करना पड़ता है। और मान लो अगर कोई हाई कोर्ट, लेट से कैलकाटा हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया, क्या वो बॉम्बे के लोगों को फॉलो करना है, मुंबई के लोगों को फॉलो करना है? नहीं, कैलकाटा के लोगों को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बट क्या मुंबई के लोग को फॉलो नहीं करना? ऐसा नहीं है। अनलेस बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ अलग बोला, अगर कुछ अलग बोला तो अलग बात है। बट सिमिलर केस अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास पहुंचता है, जो कलकत्ता में डिसाइड हो चुका है, सिमिलर केस अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास पहुंचता है, तो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट वाला कलकत्ता हाई कोर्ट का रेफरेंस नहीं यूज कर सकता है? आराम से कर सकता है। बस उसको एक लाइन लिखना है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसा सिमिलर डिसीजन पास किया है, विथ रेफरिंग टू दैट डिसीजन हम भी यही सेम डिसीजन कंक्लूड कर रहे हैं। तो वो बन गया ना, एक हाई कोर्ट का भी जजमेंट आ रहा है। समझ में आया? हाँ, जजमेंट इज ऑल्सो लॉ, वही तो हम बोल रहे हैं, वही तो हम बोलना चाह रहे हैं। एक्ट बहुत छोटा सा चीज हुआ, एक्ट तो पार्लियामेंट ने बना दिया, बट पार्लियामेंट हर केस एंटिसिपेट नहीं कर सकता ना। वो तो एक बंद कमरे में एसी में मस्त टेबल पीटते पीटते लॉ बना देते हैं। एक्ट, बिल बना एक्ट, वो एक्ट को इंप्लीमेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशंस वगैरह लगा के। फिर अगर उसमें कहीं कोई झमेला है बिटवीन 2 पर्सन, कहीं कोई डिबेट हो रहा है, कहीं कोई डिस्कशन हो रहा है, कहीं कोई फैसला करना है जहां क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट बोलेगा हमको टैक्स चाहिए, एसएससी बोलेगा नहीं यहां तो टैक्स ज्यादा ले रहे हो तुम, लॉ ये बोल रहा है, डिपार्टमेंट उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन लेगा, नहीं इसका मतलब ये है, तो तुम भी गलत नहीं हो, वो भी गलत नहीं। अब कौन बोलेगा क्या सही है क्या गलत है? कोर्ट्स बोलेंगे। तो हम कोर्ट्स के पास गए, कोर्ट्स जो बोले वो फाइनल हो जाएगा, फिर वो फाइनल हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको भी फॉलो करना चालू करेंगे। बात समझ? इसीलिए तीनों चीज को मिला के बोला जाता है लॉ ऑफ लैंड। यहां भी लिख लो नीचे में, हम लोग नॉर्मली ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट के जजमेंट्स को नहीं मानते, हम लोग मानते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को मानते हैं। समझ में आया? नहीं, उसका सेशन कोर्ट नॉर्मली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स का बात करता है, मालूम है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वर्सेस क्वेश्चन ऑफ लॉ। थोड़ा बहुत देखो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, अब कोई छोटा कोर्ट है, जैसे तुम्हारे भाई के साथ झगड़ा होता है, अब क्या जरूरी है वो लॉ के तहत हो? कोई नॉर्मली भी झगड़ा हो सकता है ना। अब वो रिजॉल्व नहीं रहता, एकदम हाथापाई पे आ गए, एकदम कोई एक जूता मारे तो दूसरा दिन 2 जूता मार रहा है। अब तुम किसके पास जाएगा रिजॉल्व करने के लिए? किसी के पास नहीं जाएगा, तुम लड़ते रहोगे। मम्मी या पापा में कोई आएगा, दोनों को एक चिक चमाट मारेगा, तब तुम शांत हो गए, ओ शिट अभी जोर का पड़ गया, तब तुम शांत हो गए, तब वो झगड़ा सॉल्व हुआ। तो अब फिर लोगों ने क्या हुआ, तब तुम बोलेगा, तुम बोले ये क्या, वो ये क्या, ये सब बोलेगा। फिर लास्ट में जाके आप देखो, उनको एक अनबायस्ड ओपिनियन लेना पड़ता है, बीच में दोनों अपने बच्चे, हाँ या ना? तो ये होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जहां सही गलत बताना है, कोई लॉ का रेफरेंस नहीं है, सही गलत बताना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स कैसा डिसीजन लेते हैं? क्वेश्चन ऑफ लॉ का, जहां लॉ को तुम नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे, लॉ को तुम इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन देते नहीं। ये पढ़ने के बाद और दोनों साइड्स को सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ये लॉ ये बोलना चाह रहा है, तो इसका इंटरप्रिटेशन वो फिर और क्लियर करेंगे। तो इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ही खाली फॉलो किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट के जजमेंट्स का कोई इज्जत, क्योंकि वो बहुत केस टू केस एप्लीकेबल है, वो तुम जनरल केस में अप्लाई नहीं कर सकते। पहले सेशंस कोर्ट में जाएगा, अब सेशंस कोर्ट अगर देखेगा खाली ये तुम्हारा स्पेसिफिक बात है, ये कोई बहुत मेजर लॉ का बात नहीं है, तो वहीं पे सल्टा देगा, वो वहीं पे सल्टा देगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से खाली डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट डील करेगा। अगर कुछ बहुत बड़ा बात है, लॉ का बात है कि नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बहुत लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकता है, तब फिर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नहीं, अपील तुम कहीं पे भी कर सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है, बट जरूरी है क्या वो हर केस टेकअप करेंगे? नहीं। अगर वो बोलेंगे ये छोटा सा केस है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो वो बोल देगा तुम सेशंस कोर्ट में जाओ ना, उसके लिए वो बनाया हुआ है। अगर वो लॉ का कुछ बात है कि मतलब एक लॉ पे कुछ डिसीजन देना है उसको,
कि जैसे सपोज करो इनकम टैक्स क्लियर नहीं है, कौन सा इनकम टैक्सेबल होना चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट को आके कुछ क्लियर करना पड़ेगा ना, या तो एक्ट में क्लियर होता, अब एक्ट में क्लियर नहीं किया, ओपन एंडेड छोड़ दिया, थोड़ा सा ओपन एंडेड छोड़ दिया, तो अब कौन क्लियर करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ क्लियर करेगा, अलग अलग कोई डिसीजन होगा तब वो आके वो क्लैरिफिकेशन, तब वो एक जजमेंट के थ्रू क्लियर करेगा कि क्या इनकम टैक्सेबल होना चाहिए। बात समझ में आया? पक्का पक्का 100%? लाइफ इज इजी, पक्का ना? एक बार रिपीट करें, यहां तक काफी कुछ पढ़ लिया आज तो, हाँ पक्का डन? रिपीट करेगा यहां तक, रिपीट करना पूरा समेट जाएगा, डोंट वरी। तो अभी हम लोग 3 स्टेप्स पढ़े। पहला स्टेप क्या पढ़ा, लॉ बन रहा कैसे है, सेकेंड स्टेप एप्लीकेबल कब हो रहा है, थर्ड स्टेप लॉ और एक्ट में फर्क क्या है, सॉरी फर्स्ट स्टेप हम लोग पढ़े एक्ट कैसे बन रहा है, सेकेंड स्टेप पढ़े वो एप्लीकेबल कब हो रहा है, थर्ड स्टेप पढ़े एक्ट वर्सेस लॉ में फर्क क्या है। डन है पक्का? तो फर्स्ट स्टेप एक्ट कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन को पहले हम लोग 3 पार्ट्स में डाले, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव का काम था एक्ट बनाना, क्या काम था, सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ, कहां कहां, लोकसभा, राज्यसभा, अब वो पास होगा, अप्रूवल आएगा, फिर क्या मिला, प्रेसिडेंट्स असेंट, तब वो एक्ट बना, एक्ट बन गया। अब एक्ट होगा एप्लीकेबल, कैसे एप्लीकेबल किया जाएगा, नहीं, एक्ट एप्लीकेबल कब से होगा, सेकंड स्टेप, या तो जिस दिन से वो पब्लिश हुआ, या जिस दिन से एक्ट बोला इट इज सपोज टू बी एप्लीकेबल विच एवर इज लेटर, वो अप्लाई कर गया। और थर्ड स्टेप, एक्ट वर्सेस लॉ में फर्क क्या है, एक्ट तो वही वो जो लेजिस्लेटिव बनाया, फिर वो आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो क्या बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स के थ्रू। और फिर अगर इसमें कहीं डाउट है, कोई डिस्प्यूट है, तो रिजॉल्व कौन करेगा, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इसको हटा दो। ऊपर वाले दोनों कोर्ट्स क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ। और यही क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू आता है, तो ये अपना कुल मिला के क्या बनता है, लॉ ऑफ लैंड। तो लॉ ऑफ लैंड में 3 चीज क्या क्या आ जाएगा, एक्ट जो लेजिस्लेटिव से बना, एग्जीक्यूटिव से जो रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स आ रहे हैं वो सब, और थर्ड कोर्ट ऑफ लॉ से जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आ रहे हैं। क्या तुमको तीनों बराबर फॉलो करना है, हाँ तीनों बराबर फॉलो करना है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कंपनी लॉ। अगर तुम कंपनीज एक्ट का बोलो, इट ओनली रेफर्स टू कंपनीज एक्ट 2013, सिर्फ वो एक्ट जो डॉक्यूमेंट तुमको इश्यू किया गया है। इधर है क्या, देखो अगर हम लोग एक्ट बोले ना, कंपनीज एक्ट बोलते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला एक्ट है, ये देखो इसका मतलब सिर्फ कंपनीज एक्ट, ये हम बेयर एक्ट खोला है तुम्हारे सामने, इसका सिर्फ मतलब ये कंपनीज एक्ट 2013, दिस इज ओनली द एक्ट वी आर रेफरिंग टू, ये लॉ नहीं है। इसके बाद रूल्स बनेगा, देखो तुमको दिखाता है कैसे बोलता है, एज द गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। सिर्फ ये लाइन पढ़ना, भी और कुछ नहीं पढ़ना है तुमको, हाँ देखो खाली ये लाइन पढ़ना, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी एक्ट ने पावर किसको दे दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को, एग्जीक्यूटिव को, तुमको जो प्रिस्क्राइब करना है कर दो और बता देना, इसके समझ आया, पक्का? क्या ये पावर हर जगह है, हर जगह नहीं है, जहां जहां लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड सिर्फ वही, समझ आया? तो ये तो अपने एक्ट फॉलो कर रही है, साथ में कोई रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर फॉलो कर रहा है, हाँ। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट आया, तो तुम पढ़ा है ना कंपनीज एक्ट का, कुछ कुछ जजमेंट पढ़ा है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड, सोलोमन, गिलफोर्ड मोटर कंपनी, ये सब कंपनी लॉ रिलेटेड ही है, कोई बात नहीं, अपने पढ़ेंगे, मालूम है फाउंडेशन तुम नकल करके पास किए, डोंट वरी, हम लोग सारा पढ़ेंगे, डन है ना यहां तक? तो ये सारा जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट था, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट्स वापस क्या बना, लॉ ऑफ लैंड।
तुमको तीनों चीज बराबर तरीके से फॉलो करना है। तुम ये नहीं बोल सकते कि ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई विल नॉट फॉलो, हाई कोर्ट जजमेंट आई विल नॉट फॉलो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स आई विल नॉट फॉलो, सिर्फ एक्ट फॉलो करेंगे। नहीं, यू हैव टू कंप्लाई विथ लॉज, पूरा का पूरा लॉ। डन है यहां तक? 100% पक्का? 10th बना? अभी तक हम लोग क्या पढ़े? ऐसा बीच बीच में हम लोग समेटते हुए चलेंगे, वरना पढ़ तो लेगा बहुत कुछ बट याद नहीं होगा। तो पढ़ना भी है, एट द सेम टाइम याद भी करना। वो यहां तक डन? अब ये सेम प्रोसेस हम तुमको कंपनीज एक्ट का बता दे क्या, कैसे हुआ कंपनीज एक्ट में, कैसे लॉ एक्ट बना और क्या हुआ, यहीं पे कवर कर लें वो भी। ओके, आ जाओ। ये सेम प्रोसेस, अच्छा नहीं रुको, कंपनीज एक्ट से पहले हमको एक और चीज बताना है। अपने ये तीनों प्रोसेस तो देख लिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तो अपना डन है। अब नेक्स्ट सोचो एक बार, सपोज इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं, वो पैसा किसको जाता है? वो पैसा किसको जाता है? मोदी जी या दीदी? मोदी जी। क्यों मोदी जी भाई, दीदी को क्यों नहीं? अच्छा, तो राजस्थान वाला राजस्थान गवर्नमेंट को देगा, बोलने का ये मतलब है। मतलब सेंट्रल को क्यों, स्टेट को क्यों नहीं? सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है तभी सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा होगा। तो सेंट्रल एक्ट क्यों है वो? तो पार्लियामेंट ने क्यों पास किया? जब इनकम टैक्स एक्ट बना तो एक डिस्कशन आया, भाई टैक्स लगाना है। सोचो ना, तुम सिचुएशन को बस इमेजिन करते हो, चलो एक क्वेश्चन आया होगा, भाई गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं है, कैसे पैसा लाए? कमा के लाना होगा। अब कमाई में तो पीएसयू से तो कुछ नहीं होने वाला, एसबीआई का लंच ब्रेक ही खत्म नहीं होता है। अगर चाय ब्रेक में पहुंच जाओ तो चाय खत्म हो जाएगा, चाय ब्रेक खत्म नहीं होगा। समझ में आया? पक्का? एसबीआई बंद हो तो हमको लगता है चाय का डिमांड ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट? या लोग, अगर एसबीआई के लोग छुट्टी पर चले जाए तो, हाँ ओ सॉरी, ठीक है, वो भी वैसा ही है, लेकिन नहीं माने एसबीआई में सब ऐसा ही है। तो वो लोग गप मान नहीं, मतलब क्यों टाइम नहीं मिलता, हम ये पूछ रहे हैं सही में। बाप रे, ये थोड़ा अजूबा अजूबा लग रहा है। हाँ सच्ची बोलो, तुमको एसबीआई ऐसा बोलने का पैसा दे रहा है ना? अरे मजाक कर रहे, मजाक कर रहे। ये पक्का सपना नहीं था ना? नहीं बस पूछ रहे हैं क्योंकि अजूबा लग रहा है सुन के। हो सकता है, अपना तो एसबीआई का यही इमेज है। एक बार हम गलती से अकाउंट खुलवा लिया था, 10 दिन बाद हम बोला अकाउंट बंद कर दो, इतना टाइम ले रहा था वो। तो फिर ऐसा मतलब हम लोग को तो ये, कंज्यूमर को तो ये लगता है इसका लंच ब्रेक ही खत्म नहीं हो रहा है। एसबीआई इज गुड फॉर ओल्ड एजेड लोग, बुढ़ा बुढ़ी लोग वहां जाए, कोई काम, आराम से तुम सुबह जाओ शाम तक टाइम पास हो रहा है, गप मारो उसके साथ, वो भी काम नहीं कर रहा है, तुम्हारे पास भी जीवन में काम, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एकदम जियो। एसबीआई उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत A1। लेकिन यहाँ पे हम लोग भागा भागा सब काम कर रहे हैं, वहां पे एसबीआई अगर एक तो अकाउंटिंग पासबुक अपडेट करने के लिए अगर 4 घंटा लगा दे तब तो हो गया, फिर तब तो हो गया, सही ना? हाँ, कस्टमर बेस कैसा था, थोड़ा डेमोग्राफिक्स, कभी भी कोई यंगस्टर आता था उधर? हाँ सही में? अरे तुम पक्का अब तो जागो, सपना इतना लंबा थोड़ी चलता है, ये सारा ही चीज अजूबा हो गया। ठीक है, हम लोग एसबीआई का एग्जाम्पल क्यों लिए वैसे, ये भूल गया हम। हाँ, अब गवर्नमेंट को कमाना था तो पीएसयू से तो कुछ होने का नहीं है, करेक्ट? पीएसयू से अगर कुछ नहीं होना है तो अब गुंडागर्दी से पैसा आना होगा, तो आया टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी।
अब अगर इनकम टैक्स और जीएसटी आना है, अब गवर्नमेंट में तो सेंट्रल और स्टेट दोनों आ रहा है, पैसा भी दोनों को चाहिए, स्टेट को भी चाहिए स्टेट चलाने के लिए, सेंटर को भी चाहिए सेंटर रन करने के लिए। अब मोदी जी बोले 1961 के मोदी जी, उस समय का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तुम रिलेट कर लेगा ना, ऐसे ही बोल रहे। तो मोदी जी बोले कि इनकम टैक्स एक्ट अपने लागू करेंगे, इनकम टैक्स का पैसा अपने को चाहिए। दीदी बोली नहीं अपने को चाहिए, मोदी जी बोले नहीं हम लोग को चाहिए। ये तो झगड़ा चलता जाएगा, ये झगड़ा चलता जाएगा, ये झगड़ा चल के दोनों लोग सलट जाएंगे, इनकम टैक्स एक्ट नहीं आ पाएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा? और पता चला 2 इनकम टैक्स एक्ट आ गया, एक सेंट्रल इनकम टैक्स एक्ट, एक स्टेट इनकम टैक्स एक्ट, दोनों आ जाएगा। पिसा कौन? पब्लिक। आया ना? तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकता था ना, ये पॉसिबिलिटी, अगर सेंट्रल और स्टेट्स पे अलग अलग पार्टीज हैं, अगर सेम पार्टी हो सेंट्रल और स्टेट में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे, अल्टीमेटली एक ही जगह पैसा आ रहा है, तुम मतलब मिल बांट के खाएंगे, ऐसा समझ रहा है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट, जब मोदी जी और दीदी का बात है तो 36 भी नहीं 63 का आंकड़ा चलता है, आया ना? तो जब इतना बड़ा आंकड़ा है तो फिर पैसा तो किसी एक के पास जा सकता है, दोनों के पास तो कतई नहीं जाएगा, आया ना? तो अब फिर ये लॉ निकले कैसे? लॉ बनाएगा कौन, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर? ये तो हम लोग देख लिए, दोनों का काम है लॉ बनाना। अरे भाई दोनों में से कौन बनाएगा इनकम टैक्स एक्ट? बोलो, ये भी तो किसी को बताना पड़ेगा ना, ये भी तो किसी को बताना पड़ेगा। अब तुम रियलाइज करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या क्या क्रिएट करके गया है। ये आया वापस से स्टेप 4, रिलेट हो रहा है ना, एकदम रियल लाइफ चीज हम तुमको बता रहे। कौन सा लॉ, कौन सा बॉडी पास करेगा, पार्लियामेंट या स्टेट? फोर्थ स्टेप, क्या बोला फोर्थ स्टेप? Which law to be passed by parliament or state legislature? क्या भाई, क्या डीटी में क्या भाई? तो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आया कैसे? डन हुआ? बोलो तृष्णा, यहां तक सब ठीक है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तब देखो हाँ क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बना के दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, उनको सामने ये क्वेश्चन आ गया, वो गए लॉ बनाने के लिए। अब ये डाउट कि भाई लॉ बनाएगा कौन, पार्लियामेंट के थ्रू बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनाए? क्योंकि अगर तुम इनको ऑप्शन दे दो तब तो ये दोनों ही लड़ मरेंगे, इतना भारी हाथ है नहीं, तब तो ये दोनों ही लड़ मरेंगे। सेंटर बोलेगा सारा ही लॉ हमको बनाना है, स्टेट बोलेगा सारा ही लॉ हमको बनाना है। स्पेशली अगर मनी मैटर वाला लॉ है, टैक्सेशन लॉज, पैसा आने वाला है, दोनों जन बोलेंगे हमको लॉ बनाना है। अब जब दोनों जन बोलेंगे लॉ बनाना है तो ये तो सरासर नाइंसाफी है विथ पब्लिक ऑफ इंडिया, तो बोले ये होने नहीं दे सकते। तो बहुत क्लियर सिस्टम बना के गए। क्या सिस्टम पता है? पहले बोला एक निकला आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल है तुमको मालूम है ना कितना आर्टिकल्स है? कुछ तो बहुत सारा है, 444 बहुत है। अब जैसे 370 माइनस हो गया, कुछ ऐड होता है, कुछ माइनस होता है, ये सब करके अभी नेट नंबर 444 आर्टिकल्स है। जान देना, मतलब ठीक है, जानना था बस, जान लिया, आगे चलो। तो आर्टिकल 245 क्या बोला? एवरी लॉ टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये तो फिर से ओपन एंडेड बात कर दिया, फिर से तुम ऑप्शन दे दिए कि दोनों में से पास करा लो। प्रॉब्लम तो यही अराइज हो रहा है ना कि दोनों में से पास करा लो, किससे पास कराए ये बताओ, हाँ या ना? तो फिर एक आया आर्टिकल
246, आर्टिकल 246 बोला सब्जेक्ट मैटर ऑन विच laws can be passed by parliament or state legislature. चलेगा? यहां तक डन है। अब ये आर्टिकल, ये सारा आर्टिकल किसका बनाया हुआ है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनका एक सिंपल सा पॉलिसी था। ये पॉलिसी था कि कोई स्टेट इंडिपेंडेंट, मतलब कोई स्टेट का अलग रूल नहीं होना चाहिए। जो हम लोग इंडियन स्टेटस एक डिक्लेयर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया बोलता था ना, इंडिपेंडेंट इंडिया बोलते हैं, तो बोला स्टेट्स को टू मच पावर नहीं देना है, मैक्सिमम पावर टू रिमेन विद द सेंटर। क्यों स्टेट्स को टू मच पावर नहीं देना है? डिवाइड एंड रूल हो जाता। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश रूल का एक ही तो पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल को खत्म करने के लिए बी आर अम्बेडकर ने ये बोला था कि स्टेट्स को हम बहुत ज्यादा पावर नहीं देंगे, स्टेट्स को बिल्कुल पावर नहीं दिया जाएगा। इसीलिए उनसे एक ट्रीटी साइन कराया, इंडिपेंडेंट स्टेटस छोड़ो और मर्ज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया में तुम पार्ट बनो। और ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने नहीं किया। हरि सिंह जब उस समय वो था राजा, वो नहीं किया, बोले इंडिपेंडेंट ठीक है जा रहे हैं, डन, पक्का। तो बाकी स्टेट्स मर्ज कर गए। अब जब बाकी स्टेट्स मर्ज कर गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हुआ, अब बिकॉज ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट तो हो नहीं सकता ना, बेस्ट हो जाता अगर एक ही गवर्नमेंट होता कवरिंग होल ऑफ इंडिया, बट वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि टू मच टू गवर्न हो जाता। तो इसीलिए डेलीगेट भी तो करना पड़ेगा ना, एक ही आदमी कितना काम करेगा, तो डेलीगेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाना जरूरी था। अब बट लॉ जब बनाने का बात आया तो दोनों में से कौन लॉ बनाए, किस पे लॉ बनाए, तो वापस से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाएगा। तो वो बोले कि एक शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल 7, आर्टिकल 246 शेड्यूल 7। ये नंबर तुमको याद हो जाएगा, हर जगह आएगा, इनकम टैक्स में भी आएगा, जीएसटी में भी आएगा, कंपनी लॉ में भी आएगा। आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, वो पूरे लॉ, जिस मैटर पे लॉ बन सकता है उसको डिवाइड कर दिया 3 लिस्ट में। लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 क्या बोल सकता है? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट। लिस्ट 3 कॉन्करेंट। अब तुम इसको अपने घर से रिलेट करो, ये क्या होता है? एक मम्मी एक पापा, डन है ना। अब इसको तुम रिलेट करो अपने निजी जीवन से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अगर तुमको पैसा चाहिए होता है, पैसा चाहिए कहीं बाहर जाने के लिए, तुम किसके पास जाएगा? मम्मी कि पापा? मम्मी या पापा? पापा के पास जाएंगे। नॉर्मली हर जगह ऑब्वियसली हर कुछ घर में अलग हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, बट एक नॉर्मल जो प्रीसेट होता है ना, जो अपने को पता होता है, वो वाला बात करते हैं। तो अगर अब इसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं अपने निजी जीवन से, किसको? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, अपने निजी जीवन से रिलेट करो। अब घर में अगर तुमको पैसा चाहिए, किसके पास जाएगा? मम्मी या पापा? पापा के पास जाएगा। अगर तुम कुछ कांड करके आ गए, अगर ये बात पापा को पता चल गया, तुम घर में रहने लायक नहीं बचोगे, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि वो लाल हो चुका होगा पिटाई से, करेक्ट? बेल्ट पड़ गया तो पूरा शरीर। तब अगर तुमको एक कांड करके आए और तुमको बचना है, किसके पास जाएगा? मम्मी। ये प्रीसेट चलता है, पापा के पास जाएगा पैसा चाहिए तो, और मम्मी के पास जाएगा अगर बचना है तो। ये हुआ, अलग अलग दोनों का अपना अपना पावर है, तो हम लोग दोनों रिस्पेक्टिव पावर के पास चले गए, यूनियन, स्टेट, या जैसा भी उल्टा कर लो, जो भी कर लो।
कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स ऐसे हो जाते हैं, जैसे करियर डिस्कशन, ये करें, साइंस ले, कॉमर्स ले, क्या करें, तब तुम किसके पास जाओगे? दोनों के पास। ओपिनियन दोनों का लेना पड़ेगा, एक के पास चले दूसरा सेंटी हो जाएगा। अच्छा, मेरे से तो पूछना ही नहीं होता आजकल। क्या कई बार अगर तुमको बाहर जाने का परमिशन चाहिए, और ये दोनों का मिली भगत होता है, बाहर जाने का परमिशन चाहिए, पैसा मिल गया, परमिशन अलग होता है, ऑल टुगेदर अलग होता है। पैसा लेना बहुत इजी होता है, परमिशन लेने में तो जान निकल जाएगा। पैसा मिल गया पापा से, कांड करके आओगे मम्मी बचा लेगी, ये क्लियर एस्टैब्लिश्ड है। भाई साहब परमिशन कौन दे? अब मम्मी के पास जाओ, बोलेंगे पापा के पास जाओ, पापा के पास जाओ, बोलेंगे मम्मी के पास जाओ, मम्मी से पूछ लो। तुम कंफ्यूज, लास्ट में एक लाइन बोलेंगे, देख लो जो ठीक लगे तुमको, और बस वो हो गया ब्रह्मास्त्र। अब तुम ना इधर के बचे ना उधर के बचे, तुम कर लो, तो आप ही तो बोले थे जो तुम कर लो, अच्छा ठीक है, बस काफी है। और अगर तुम दुविधा में, संकट में, तुम बोलोगे छोड़ भाई रहने दे, कुछ कोई उपाय नहीं है, हाँ या ना? ये होता है ना। ये हुआ कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसमें सोलली किसका राइट है लॉ बनाने का? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट जिसमें सोलली किसका राइट है लॉ बनाने का? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट जहां दोनों जन लॉ बनाएंगे, क्योंकि वो किसी एक को दे दिया जाए पावर तो वो गड़बड़ हो जाएगा। धन्यवाद। पक्का 100% रिलेट कर पाए ना? अब देखो, तो कुछ चीज लॉजिक से बताना। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिर्फ ऐसा लिस्ट को डिवाइड नहीं किया, लिस्ट में हर एक मैटर को लिख दिया। ये देखो तुमको दिखाते कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7, ये पूरा ऐसा लंबा सारा लिस्ट बना है। 7th शेड्यूल आर्टिकल 246, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, पूरा का पूरा तुम देखो एकदम डिटेल्ड लिस्ट डाला है। लिस्ट 1 ही चले जा रहा है, एकदम डिटेल्ड लिस्ट यहां पे डाला है। ये देखो 97 पे खत्म हुआ, 97 सब्जेक्ट्स लिख दिया यूनियन लिस्ट में। फिर आया अपना लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, फिर से पूरा डिटेल में सब्जेक्ट्स लिस्टेड है पूरा। फिर यहां पे 66 पे ये खत्म हुआ, तब आया लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, फिर से वो तुम्हारा पूरा एक डिटेल्ड लिस्ट चला 47 तक। इनकम टैक्स इंडिया, इनकम टैक्स तो अपने को पता ना सेंट्रल लॉ है, तो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए यूनियन लिस्ट में। तुमको मालूम है क्या कौन सा नंबर एंट्री है? पढ़ा होगा ना डीटी में, 82। ये देखो टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी बाकी तो सब सेंटर को जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम किसको जाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम फिर किसको जाना चाहिए? स्टेट। आ गया? ये रहा टैक्सेस ऑन पावर है, पावर का बात कर रहे हैं। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल, वो स्टेट को पावर दिया गया, तो बराबर बैलेंस ड्रॉ कर दिया ना। इनकम टैक्स पे झगड़ा हो रहा है, टैक्स हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, बोले एक काम करो, एक लॉलीपॉप तुम लो, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। और क्यों अदर, एक ही तो खाली उसको दिया? अरे उस समय सोचो ना 1947 एग्रीकल्चरल इनकम कितना बड़ा मतलब कितना बड़ा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर था, मोर देन 50%। तो उसका इनकम का पावर किसको दे दिया? स्टेट्स को। स्टेट को दिया टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम लगाने का पावर, बराबर हो गया। अब कोई झमेला नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। अब तुम इन दोनों का लॉ बना लो। इनकम टैक्स एक्ट इंडिया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसीलिए एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट करता है, क्योंकि उसका वो पावर ही नहीं है टैक्स लगाने का। बात समझ आया? अगर मान लो इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स लगा दे तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते ही वो नल एंड वॉइड। ये तुम्हारा पावर ही नहीं है, तुम कहां से लॉ बना लिए? बात समझ में आया? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खाली तुमको मार रहा है ऐसा नहीं है, वो तुमको कहीं ना कहीं बचा भी रहा है। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना रहा है जो इस लिस्ट में नहीं है, वो लॉ तुम इजीली, कोई भी एक जन जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दे, वो लॉ रद्द कर दिया जाएगा। बात समझ में आया? पक्का? हाँ, हाँ, तो मतलब टेक्निकली तो लॉ एग्जेम्प्ट ही है,
वो तो एक बेसिक लिमिट्स को लेके डन कर रहा है, उतना ठीक है। तो एग्जाम भी तो वही कर रहा है ना, लिमिट भी तो वही एक्ट लगा रहा है। वो लगा रहा है एग्रीकल्चर में उनका जोड़ के हमको लिमिट चेक करेंगे, ऐसा कुछ बोलता है ना, वो ठीक है, उतना तक चलेगा। वो दैट इज नॉट पुटिंग टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। वो पावर किसको दे दिया? स्टेट को। अब स्टेट एग्जाम क्यों कर रखा है? स्टेट में क्या टैक्स लगता है? नहीं, कोई अलग टैक्स थोड़ी एग्रीकल्चरल इनकम का। वो टैक्स वैसे नहीं लगता, बट वो लैंड पे तो टैक्स ले लेते ना। एग्रीकल्चरल लैंड जो है उस पे तुम टैक्स ले रहे हो, उस पे तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है। अब अगर एग्रीकल्चरल इनकम पे भी टैक्स ले ले, तुम सोचो पंजाब जैसे गवर्नमेंट का वोट बैंक ही एग्रीकल्चरल है, मतलब किसान ही तो वोट बैंक है। अगर वो टैक्स लगा दे, क्या वो अगले इलेक्शन में वो पावर में आएगा? चांस ही नहीं है। इसलिए उसको पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जेम्प्ट करना पड़ा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो यहां पे आ नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम सुना है क्या, गुजरात और बिहार में लिकर बैंड है। गुजरात और बिहार ड्राई स्टेट है, ये सुना हुआ होगा तुम्हारा। तो अगर ये ड्राई स्टेट है, इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर नहीं था, स्टेट का पावर होना चाहिए, तभी तो गुजरात और बिहार को ड्राई स्टेट किया। और गुजरात में, ये गोवा में जाओ, पानी महंगा हो जाएगा, दारू तुमको इजीली मिल जाएगा। हाँ या ना? ये बोलो ना, पक्का ना? कितना अच्छे से हाँ बोल रहे, पक्का? ये डन हो रहा है ना? तो यानी ये क्या बोलते हैं, दारू कहीं ना कहीं लिस्ट 2 में आना चाहिए, कहीं ना कहीं लिस्ट 2 में आना चाहिए। ये देखो 8, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। इंटॉक्सिकेटिंग माने नशा, नशीले पदार्थ, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर। ठीक है, ये था अपना लिस्ट 2, आया ना? पक्का? ऐसे ऐसे करके काफी सारा मैटर्स डिवाइडेड है। क्या तुमको याद करना? कुछ याद नहीं करना, एकदम नहीं, पागल है क्या? और फिर आया लिस्ट 3, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में सबसे बड़ा चीज होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ पे एक सेंट्रल एक्ट बन जाएगा क्या? ठीक है, कौन सी चीज में तुमको क्या सजा देना है, बट कितना सजा देना है ये स्टेट वाइज वेरी कर सकता है। कोई स्टेट्स में अगर तुमको ज्यादा पनिशमेंट देना है, मतलब उसको नहीं चाहिए क्राइम जीरो, मतलब एकदम क्राइम फ्री चाहिए, तो क्या वो ज्यादा पनिशमेंट दे सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? इसीलिए ये कॉन्करेंट लिस्ट हुआ। दूसरा, एजुकेशन। क्या तुम कभी नोटिस किया है, एजुकेशन में 2 टाइप का बोर्ड चलता है। एक स्टेट बोर्ड होता है, WB बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, अलग अलग अपना अपना, उड़ीसा बोर्ड, या CBSE ISC बोर्ड हो जाता है। वो सेंट्रल लॉ वाले बोर्ड हो गए। वो तो पूरे इंडिया में तुम कहीं भी एग्जाम दे दो, क्वेश्चन पेपर बराबर आएगा, सेम टू सेम, आया ना? एक ही दिन में सब जगह एग्जाम्स होंगे। यस और नो? स्टेट वाइज अलग होगा क्या? और वही अगर तुम स्टेट बोर्ड्स में देखो, सबका अपना सिलेबस, अपना एक्ट, अपना पेपर, हाँ या ना? यानी एजुकेशन एक वो होगा इधर में, एजुकेशन। एजुकेशन, अब सपोज करो कहीं जंगल है, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या पेड़ उग रहा है, तो पेड़ उगते उगते ये बोलेगा शिट, स्टेट बॉर्डर पहुंच गया, अब इससे आगे नहीं जा सकते। वो तो अपना एक्सपांड करेगा ना, जहां जाना है उसको, मतलब जो जहां तक पहुंच रहे वो पहुंचेगा। अब बीच में अगर स्टेट बॉर्डर क्रॉस हो गया तो हो गया, यानी 2 स्टेट आ गया, 2 स्टेट को वो फॉरेस्ट के ऊपर राइट मिल रहा है। अब जब 2 स्टेट को राइट मिल रहा है, दोनों लड़ मरेंगे फिर से, यानी इसमें भी क्या सेंटर को बीच में आके रोकना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट भी देखो, एक फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि यहां स्टेट और सेंटर दोनों जन लॉज बना रहे। ब्रॉड आइडिया लगा क्या? ब्रॉड आइडिया, इसको तुमको लर्न नहीं करना, तुमको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि तुम डे टू डे लाइफ में उसको रिलेट कर लेगा। अच्छा, एजुकेशन में कभी सोचा था क्यों 2 बोर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? पावर कहां से आ रहे 2 बोर्ड्स एग्जिस्ट होने का? ये रहा, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा? 100%। कैन स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो मेक लॉज? यस दे कैन। बात समझ में आया? पक्का 100%। अब इंपॉर्टेंट चीज, हमारा कंपनीज एक्ट कहां से आ रहा है पावर? कौन होगा, यूनियन या स्टेट? क्या एक ही कंपनीज एक्ट है, मल्टीपल? एक ही है, यानी यूनियन होना चाहिए, हाँ या ना? यूनियन होना चाहिए। ये देखो 43, 44 ऑफ लिस्ट 1। पढ़ो एक बार 43, 44।
इनकॉर्पोरेशन यानी बनाना, रेगुलेशन यानी पूरा रेगुलेट करना, और वाइंडिंग अप यानी क्लोज करना, सल्टाना ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। नीचे में देखो, ऑफ कॉर्पोरेशंस वेदर ट्रेडिंग और नॉट, ऑब्जेक्ट्स नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट। ये सब ज्ञान आगे पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशंस का बात किया, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज बोला क्या कि कॉर्पोरेशंस बोला, कॉर्पोरेशंस बोला, इसलिए इसी को ये पावर दे दिया क्या कंपनीज एक्ट बनाने के लिए, पावर दे दिया ना। कंपनीज एक्ट क्या बात करता है, इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। क्या कंपनी एक कॉर्पोरेशन है? हाँ, एक एंटिटी है, कॉर्पोरेशन है, एकदम अलाउड है। और अलग टाइप और भी कोई कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या? एलएलपी, एलएलपी भी तो इधर से ही आ गया, एलएलपी एक्ट 2008। वो पार्टनरशिप को फॉर्म, पार्टनरशिप को बनाया, रेगुलेट किया, वाइंडिंग अप किया, उसका पावर भी तो इधर से ही आ गया ना, वो भी तो एक टाइप का कॉर्पोरेशन हो गया। कॉर्पोरेशन मतलब क्या? एनी एंटिटी डूइंग बिजनेस, दैट इज अ कॉर्पोरेशन। बात समझ में आया? पक्का पक्का 100%। तो अभी समझ में आ गया कैसे लॉज क्रिएट हो रहा है और किस तरह से एक छोटा सा स्टेप क्लियर करके चला गया गवर्नमेंट्स के बीच में कि तुमको कौन से में लॉ बनाना है, मेरे को कौन से में लॉ बनाना है, दोनों को मिलके कौन से में लॉ बनाना है। 100% डाउट क्लियर है? पक्का। अब एक मजे का बात बताए, जीएसटी यहां फॉल ही नहीं करता। जीएसटी इधर फॉल ही नहीं करता। क्यों? ये जीएसटी में देखेंगे, उसके पीछे का अलग कहानी है, वो अलग है थोड़ा सा, वो उधर में देखेंगे, इधर में नहीं फॉल करेगा, वो अलग देखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग अलग देखेंगे, ठीक है। ये तुम लेकिन कर लेते ना लास्ट का, हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। यहां तक समझ में आया? पक्का। बस हो गया। अब अपने को बस एक कंपनी एक्ट का थोड़ा सा करेंगे, 5 to 6 मिनट्स रैप हो जाएगा। हाँ मालूम, डोंट वरी, तुमको एम्पल टाइम मिलेगा बीच में खाने का, रेस्ट करने का, जो आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं। मंडे, हाँ हाँ मंडे से अब कर देते रेगुलर। अब हो गया, अब जो करना है रेगुलर करते हैं अब 6 डेज, नहीं 6 डेज अब करते, मंडे टू सैटरडे, संडे टेस्ट, मतलब जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा, मोटा मोटा हर संडे तुम मान लो ना, इजी रहेगा। इसी नहीं हुआ तो समझ ना, वो छुट्टी जिंदगी में अच्छा लगेगा। आगे तो घर से तो जैसे भी दो, बट देना होगा। फिर मंडे का एंट्री टिकट उस पर डिपेंड करेगा ना। नहीं मंडे से पूरा, आज तो पहले ये करो ना, वो हम कवर कर ले, तुम इधर आओ। डन हुआ ना यहां तक? पक्का 100%। एक एक एग्जाम्पल लिख लो बस। यूनियन लिस्ट में क्या, इनकम टैक्स लिख लो। बेशरम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ना है बोलते हैं इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट भी तो इधर ही आया ना। और एलएलपी एक्ट, हाँ हाँ डिफेंस, पूरा पूरा डिफेंस यूनियन लिस्ट आएगा। इसलिए तुम देखो कोई भी अगर मिलिट्री डील होता है उसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट जाता है क्या? सब जगह मोदी जी दिखते हैं तुमको, तो उनका पावर है वो करना। डिफेंस लॉज वही बनाएंगे, समझ में आया? लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, क्या पढ़ा था? एजुकेशन, सॉरी एग्रीकल्चरल इनकम एंड दारू। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर तुम मत लिखना, भूल जाएगा। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में, दारू याद रहेगा तुम। और एग्जाम्पल लिख लो, गुजरात एंड बिहार आर ड्राई स्टेट्स, लास्ट में जाना इधर 2 जगह। हाँ टॉटरिंग, हाँ सच में। अब देखो ये देखो, एक होता है सामने सामने अवेलेबल नहीं होता, ऐसे तो फिर वीड और गांजा तो पूरा इलीगल है ना, कहीं पूरा इंडिया में नहीं लगेगा, वो नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको मिल जाता है जहां से तुमको चाहिए होता है। वैसे ही बिहार और गुजरात में दारू मिल जाता है।
हाँ, गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन गुजरात में कैसे मिलेगा? जैसे सपोज करो तुम कैलकाटा में रहने वाले एक सिटीजन हो, मतलब तुम्हारा आधार कार्ड कैलकाटा का एड्रेस दिखा रहा है, वोटर आईडी कार्ड, तो तुम अगर गुजरात जाओ, तुम अपना आईडी कार्ड दिखा के, कुछ एक लिमिट है, 1 या 2 बॉटल वैसे ले सकते। अब ये मेरे को कैसे पता, ट्राई नहीं किया है, सुन के पता चल जाता है हम लोग को, ठीक है। तो वो टूरिस्ट को दे देते हैं। गुजरात में रहने वाले हो तो तुम पाप किए हो, तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बिहार में तो सर आईडी नहीं, बिहार में तो कंप्लीटली ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। उसमें लगता है अगर आईडी से दे दी तो फेक आईडी बहुत बन जाएंगे, ठीक है। डन है ना? यहाँ स्टेट 2 स्टेट लिस्ट। अभी कॉन्करेंट में हम लोग क्या देखे? कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट। डन है यहां तक? पक्का 100% क्लियर है? तो यहां तक ये हुआ। अब हम लोग इसके आगे चालू करेंगे कंपनीज एक्ट 2000। कहीं कोई दिक्कत? यहां तक जीवन में क्लैरिटी है, पूरा लाइफ इज इजी, पक्का? एक बार रिकैप कर दे, कहा अभी तक हम लोग 2 क्लास में क्या पढ़े, वापस बोलो। शुरू में 4 स्टेप का पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस पढ़े। पहला, इंडियन लीगल सिस्टम अपना पूरा डन है। तुमको समझ में आया क्या क्या कैसे होता है? जो मालूम था वही सीख लिया, कुछ नया समझ में आया ना? बस परफेक्ट। बोलो स्टेप 1, लॉ बन रहा है, कैसे बनेगा? एक बिल आएगा, कोरा कागज, कोई भी बिल बना सकता है। कॉमन मैन, हाँ, वो क्या होगा? सबसे पहले ड्राफ्टिंग, फिर इंट्रोडक्शन, देन पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन होगा, कमिटीज बनेंगे जो पब्लिक कमेंट्स कंसिडर करेंगे, देन फिर तुम मुंडी झटका रहे हो, देखा? हाँ, बात तो सही है, बोलना है, बोलो। और इसीलिए जानबूझ के बिना देखे बोलने का ट्राई कर रहे हैं, तो लर्निंग, वो कैपेबिलिटी क्रिएट होगा। देख के बोलना चालू किया तो तुम्हारा हैबिट लग जाएगा, इसलिए कोशिश करना है बिना देखे बोलने का। मेरे साथ बोलते हुए चलो, रिपीट होगा। तो यहां पे बिल बना, बिल कहां प्रेजेंट किया जाएगा? अप्रूवल के लिए, कहां पे? बोथ हाउसेस। पार्लियामेंट का अगर बोले तो लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल। अब राज्यसभा को अपर हाउस, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। बहुत बढ़िया। दोनों में चाहिए, इधर और काम हो जाएगा। दोनों में अप्रूवल चाहिए 50% से ज्यादा। लोकसभा में सीट्स कितने? 543 प्लस 2, अप्रूवल चाहिए 272 का अप्रूवल चाहिए। राज्यसभा में सीट्स कितने? 245, अप्रूवल कितना चाहिए? 123। अप्रूवल अगर आ गया दोनों का, फिर आएगा प्रेसिडेंट्स असेंट। प्रेसिडेंट असेंट के बाद में वो क्या किया जाएगा? पब्लिश किया जाएगा इन ऑफिशियल गजेट। तब वो क्या बना? एक्ट। स्टेप 2 एप्लीकेबल कब से होगा? जब या तो पब्लिश कर देगा ऑफिशियल गजेट में, या डेट मेंशन्ड इन द एक्ट, विच एवर इज लेटर। सुपर। थर्ड, एक्ट वर्सेस लॉ। एक्ट तो पार्लियामेंट बनाया, वो हैंडओवर दे दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को। वो क्या करेगा? इंप्लीमेंट। क्या बनाएगा उसके लिए? रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स। ये बना। इन केस ऑफ डाउट कौन रिजॉल्व करेगा? जुडिशरी, कोर्ट ऑफ लॉ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट और सेशंस को हटा दो इसमें से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को सबको मिला के क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लैंड। क्वेश्चन ऑफ लॉ वाला, लॉ ऑफ लैंड बोला इसको। स्टेप 4, पावर कौन दिया लॉ बनाने का? लेजिस्लेटिव को कौन सा पावर? पार्लियामेंट का है, कौन सा स्टेट लेजिस्लेचर का है? 246 शेड्यूल 7, 3 लिस्ट बताया। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। वो अपना अपना रिस्पेक्टिव पावर्स है, तुमको जैसे एक्ट बनाना है बना लो। अब इस एंट्री के तहत, जैसे हम लोग लिस्ट 1 में देखे 42, 43 में कंपनीज एक्ट, कंपनीज का पावर था। अब उस एंट्री के तहत हम लोग बनाए कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आया? पक्का 100%? लाइफ इज इजी। डन। चलो अब कंटिन्यू करेंगे मंडे से अपना पूरा कंपनीज एक्ट 2013। डन हुआ? चलो, ओके, बाय।